चलिए, गुड इवनिंग एवरीबॉडी। क्या आप सभी को मेरी आवाज और वीडियो क्लियर है? अगर आप सभी को मेरी आवाज और वीडियो क्लियर हो तो आप मुझे इंटीमेट करें, तो हम अपने लेक्चर को स्टार्ट कर सकते हैं। तो कल हम लोगों ने आपका सीरीज और पैरेलल ऑपरेशन स्टार्ट किया था एससीआर का, और मैंने आपको बताया था कि जनरली जो है, जब भी आपके पास कई सम इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन ऐसे होते हैं जिनमें आपको हाई वोल्टेज और हाई करंट का रिक्वायरमेंट होता है, लेकिन एक सिंगल एससीआर इस हाई वोल्टेज और हाई करंट की डिमांड को क्या नहीं कर सकता, फुलफिल नहीं कर सकता। इसलिए कई सारे कंडीशंस में जब आपको हाई वोल्टेज का रिक्वायरमेंट होता है, हाई वोल्टेज की डिमांड को फुलफिल करना होता है, तब आप कई सारे एससीआर को किस में कनेक्ट कर देते हैं, सीरीज में कनेक्ट कर देते हैं। और जब आपको हाई करंट का रिक्वायरमेंट होता है, हाई करंट को पास करना होता है, और सिंगल एससीआर इस हाई करंट को पास नहीं कर सकता, या फिर उसकी रेटिंग से ज्यादा करंट अगर आपको जो है रिक्वायरमेंट है, तो कई सारे एससीआर को आप किस में कनेक्ट कर देंगे, पैरेलल में कनेक्ट कर देंगे। ठीक है, जनरली आप देखेंगे कि जब भी आप अपने एससीआर को सीरीज में कनेक्ट करेंगे तो प्रैक्टिकली एक प्रॉब्लम होती है कि जब भी आपके एससीआर सीरीज में कनेक्ट होंगे, सेम आइडेंटिकल रेटिंग के होने के बावजूद, सेम वोल्टेज रेटिंग, सेम करंट रेटिंग, सेम पावर रेटिंग होने के बावजूद, दो प्रैक्टिकल एससीआर आपके हमेशा क्या करेंगे, अनइक्वल वोल्टेज शेयर करेंगे। जितना वो अनइक्वल वोल्टेज शेयर करेंगे उतना स्ट्रिंग इफिशिएंसी क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। स्ट्रिंग इफिशिएंसी कल मैंने आपको बताया था कि स्ट्रिंग इफिशिएंसी क्या चीज मेजर करती है, कि आप अपनी डिवाइस की रेटिंग का कितना परसेंट यूटिलाइज करें। यूटिलाइजेशन ऑफ द रेटिंग ऑफ द एससीआर इज नथिंग बट गिवन बाय द स्ट्रिंग इफिशिएंसी। ठीक है, तो जनरली आप अगर कोई अपनी डिवाइस को लेके आ रहे हैं, मान लीजिए आप 2 करोड़ रुपए खर्चा कर रहे हैं, और 2 करोड़ रुपए खर्चा कर रहे हैं, उसके बाद आप केवल 50% अपनी डिवाइस की रेटिंग को यूटिलाइज कर रहे हैं, तो ये सही चीज नहीं। आप अपनी डिवाइस को कोशिश करेंगे कम से कम जो है 90 से 95% के आसपास यूटिलाइजेशन होना चाहिए रेटिंग का। तो बेटा आप अपनी डिवाइस का यूटिलाइजेशन ज्यादा से ज्यादा तभी कर सकते हैं जब स्ट्रिंग इफिशिएंसी आपकी कैसी हो, हाई। तो प्रैक्टिकल में स्ट्रिंग इफिशिएंसी हाई होनी चाहिए। अब ये मैं नहीं बोला कि 100% होनी चाहिए, क्योंकि अगर आप स्ट्रिंग इफिशिएंसी 100% हुई, तो कल हम लोगों ने एक फैक्टर निकाला था जिसका नाम था डी रेटिंग फैक्टर, दैट इज कॉल्ड रिलायबिलिटी ऑफ द स्ट्रिंग। ठीक है, रिलायबिलिटी भी होनी चाहिए। रिलायबिलिटी 5 से 10% अच्छी खासी रिलायबिलिटी होती है। किसी भी सिस्टम की रिलायबिलिटी अगर 5% है या फिर 10% है, तो दैट इज ए गुड रिलायबिलिटी विल बी देयर। तो जनरली आप क्या करेंगे, आपकी कोशिश होगी कि आप अपनी स्ट्रिंग इफिशिएंसी को 90 से 95 के आसपास रखना चाहेंगे। और अगर आपको स्ट्रिंग इफिशिएंसी को इंप्रूव करना है, तो आपको वोल्टेज का डिस्ट्रीब्यूशन क्या करना पड़ेगा। जितना वोल्टेज का डिस्ट्रीब्यूशन आपके एससीआर के क्लोजर होगा, मतलब जितना वो अपनी रेटिंग के क्लोज वोल्टेज को ब्लॉक करेंगे, उतना ही, या फिर जितनी ज्यादा आप जो है उनकी रेटिंग को यूटिलाइज करेंगे, उतना अच्छा आपकी क्या होने वाली है, दैट इज नथिंग बट द स्ट्रिंग इफिशिएंसी होने वाली है। इस चीज को मैं समझाने की कोशिश करता हूं इंसुलेटर की हेल्प से। ठीक है, इंसुलेटर में 2 एग्जांपल लेता हूं। पहले एग्जांपल में मैं देखूंगा कि जो डिस्क होंगी, इंसुलेटर की जो डिस्क होंगी, अगर वो अनइक्वल वोल्टेज को ब्लॉक करेंगी तो स्ट्रिंग इफिशिएंसी कम आएगी। और वहीं अगर मैं अपनी डिस्क के क्रॉस वोल्टेज का डिस्ट्रीब्यूशन एक समान होगा, तो स्ट्रिंग इफिशिएंसी आप देखेंगे कि 100% आ जाएगी, मतलब बढ़ जाएगी। ठीक है, इस चीज को मैं आपका पावर सिस्टम से रिलेट करने की कोशिश करता हूं, क्योंकि वहां से समझा पाना आपके लिए ज्यादा अच्छा है, क्योंकि पावर सिस्टम जनरली पढ़ते हैं, टीसी वाले भी देख लेंगे। मैं फार्मूला लिख देता हूं स्ट्रिंग इफिशिएंसी का, जब पावर सिस्टम में हम लोग बात करेंगे। ठीक है, चलो यहां मैं 3 डिस्क की स्ट्रिंग इंसुलेटर ले रहा हूं, और वहां से मैं आपको एक चीज समझाने की कोशिश करता हूं। समझने की कोशिश करिए क्यों हम इक्वल वोल्टेज अभी मेंटेन करेंगे। आप देखेंगे प्रैक्टिकल एससीआर जब आपके सीरीज में कनेक्ट होंगे, तो उनमें एक प्रॉब्लम होगी कि सेम रेटिंग होने के बावजूद वो एससीआर अनइक्वल वोल्टेज को शेयर करे। अनइक्वल वोल्टेज को शेयर करने की वजह से आप देखेंगे स्ट्रिंग इफिशिएंसी या फिर आपके एससीआर की रेटिंग का यूटिलाइजेशन कम होगा। तो यूटिलाइजेशन ज्यादा करने की आपकी कोशिश होगी कि एससीआर प्रैक्टिकल में जब सीरीज में कनेक्ट हो, तो इक्वल वोल्टेज, लगभग उनके वोल्टेज आपस में जितने क्लोजर होंगे उतनी स्ट्रिंग इफिशिएंसी ज्यादा हो जाएगी। ठीक है, तो पहले मैं लिख रहा हूं, ये समझाने के लिए लिख रहा हूं, एग्जाम्पल है। ठीक है, नाउ दिस इज नथिंग बट ए टावर। ठीक है, समझने की कोशिश करिएगा। नाउ दिस इज ए टावर, ये टावर है। नाउ दिस इज ए टावर, नाउ दिस इज द अर्थ।
दिस इज ग्राउंड। ग्राउंड बोलिए या फिर अर्थ बोलिए, बात क्या है, सेम है बेटा। ठीक है, नाउ दिस इज द क्रॉस आर्म। दिस इज योर क्रॉस आर्म। नाउ दिस इज क्रॉस आर्म। ठीक है, अब इसमें मैं 3 डिस्क का इंसुलेटर लगा देता हूं। ठीक है, 3 डिस्क का इंसुलेटर लगा देता हूं। दिस इज फर्स्ट डिस्क इंसुलेटर, दिस इज सेकंड डिस्क ऑफ इंसुलेटर, दिस इज थर्ड डिस्क ऑफ इंसुलेटर। ठीक है, यहां से पावर कंडक्टर जा रहा है, दिस इज द पावर कंडक्टर, दिस इज ए पावर कंडक्टर। ठीक है, दिस इज ए पावर कंडक्टर। ठीक है, अब जरा ध्यान से देखिएगा, मेरी बात सुनिएगा। अब देखेंगे ये पावर कंडक्टर आर फेज का कंडक्टर है, दिस इज द आर फेज। और आप देखेंगे जो टावर है वो ग्राउंड से कनेक्ट है, तो दिस इज 0 वोल्ट, दिस इज द फेज वोल्टेज। तो आप देखेंगे इस स्ट्रिंग के क्रॉस कौन सा वोल्टेज आएगा, फेज वोल्टेज आएगा। कौन सा वोल्टेज आएगा, फेज वोल्टेज। ठीक है, अब आप ध्यान से देखिए कि आपके पास यहां पर एक मेटेलिक पिन है, यहां पर एक मेटेलिक पिन है, ये मेटेलिक पिन है, मेटल की पिन है। दो मेटल एक दूसरे द्वारा, अगर एक किसके द्वारा, आपके इंसुलेटिंग मटेरियल द्वारा सेपरेट होते हैं, तो उनके बीच में क्या फॉर्म होता है, कैपेसिटर। तो आप देखेंगे हर एक डिस्क क्या होती है, कैपेसिटिव इफेक्ट ऑफर करती है। यहां पर एक मेटेलिक पिन ये है, एक मेटेलिक पिन ये है। कैपेसिटर में 2 मेटेलिक प्लेट होती है, उनके बीच में इंसुलेशन भरा होता है, तो उसके बीच में क्या मानते हैं, कैपेसिटिव इफेक्ट मानते हैं। ठीक है, तो सेम चीज है कि एक मेटेलिक प्लेट ये है पिन, दूसरी मेटेलिक पिन ये है। 2 मेटल एक दूसरे द्वारा इंसुलेटिंग मटेरियल द्वारा सेपरेट है, तो इनके बीच में एक कैपेसिटिव इफेक्ट है। एक कैपेसिटर यहां आएगा, एक कैपेसिटर यहां आएगा और एक कैपेसिटर यहां आएगा, ये 3 कैपेसिटर होगा। उसके बाद आप देखेंगे ये मेटेलिक पिन और ये आपके पास आर्म, 2 मेटल एक दूसरे द्वारा डाइलेक्ट्रिक मीडियम द्वारा सेपरेट है। यहां पर डाइलेक्ट्रिक क्या है, दैट इज एयर। तो यहां भी आपके पास एक कैपेसिटेंस फॉर्म होगा, दैट इज क्रॉस आर्म और मेटल पिन के बीच में यहां भी एक कैपेसिटिव इफेक्ट आएगा। ठीक है, तो मैं इसका इक्विवेलेंट डायग्राम बना रहा हूं आपको समझाने के लिए, इसका इलेक्ट्रिकल इक्विवेलेंट डायग्राम। कौन सा डायग्राम, इलेक्ट्रिकल इक्विवेलेंट डायग्राम। ध्यान से देखिए, केवल समझा रहा हूं, ये कैसे बन रहा है अभी समझ, दिमाग मत लगाइएगा। ठीक है, मैं आपको कुछ चीजें समझा रहा हूं, वो समझने की कोशिश करिए कि मैं क्या बोल रहा हूं, क्या इसका मतलब निकल रहा है। ठीक है, इलेक्ट्रिकल इक्विवेलेंट मॉडल। अगर मैं इलेक्ट्रिकल इक्विवेलेंट मॉडल बनाऊंगा तो आपको 2-3 कैपेसिटेंस दिख रहे हैं, हर एक डिस्क एक कैपेसिटी इफेक्ट ऑफर करेगी। 2 मेटल, यहां पर आप देखें एक मेटल एक पिन ये है, एक मेटल, 2 मेटल अगर एक दूसरे द्वारा सब डाइलेक्ट्रिक मीडियम द्वारा सेपरेट है, तो उनके बीच में क्या होगा, कैपेसिटिव, हर एक डिस्क एक कैपेसिटी इफेक्ट को ऑफर करेगी। तो यहां मैं कैपेसिटी इफेक्ट लिख रहा हूं, इलेक्ट्रिकल इक्विवेलेंट डायग्राम बना रहा हूं। दिस इज ए इलेक्ट्रिकल इक्विवेलेंट डायग्राम, this is a electrical equivalent diagram। ग्राउंड और अर्थ, ठीक है, चलिए। हर एक डिस्क एक कैपेसिटी इफेक्ट ऑफर करेगी, हर एक डिस्क एक कैपेसिटी इफेक्ट ऑफर करेगी। नाउ दिस इज ए कंडक्टर, दिस इज ए पावर कंडक्टर। ठीक है, दिस इज ए पावर कंडक्टर। ठीक है, इसको हम बोलते हैं सेल्फ कैपेसिटेंस, दिस इज द सेल्फ, CS CS CS। दूसरा चीज सुनिए, यहां पर देखिए टावर मेटल का बना होता है, ये मेटल, 2 मेटल एक दूसरे द्वारा क्या है, एयर, एयर इज ए डाइलेक्ट्रिक मीडियम। तो 2 मेटेलिक प्लेट अगर एक दूसरे द्वारा, आपके पास क्या होगा, डाइलेक्ट्रिक मीडियम द्वारा सेपरेट होंगे, तो उनके बीच में भी कैपेसिटी इफेक्ट आएगा। तो यहाँ पर टावर है जो कि मेटेलिक मेटल का बना है, यहाँ पर ये मेटेलिक पिन है, 2 मेटल या फिर 2 मेटल एक दूसरे द्वारा एयर द्वारा सेपरेट है, एयर एक डाइलेक्ट्रिक मीडियम है, तो आपके पास यहां भी एक क्या आएगा,
दैट इज मेटेलिक प्लेन और ग्राउंड के बीच में एक कैपेसिटिव इफेक्ट आएगा जिसको आप म्यूचुअल कैपेसिटेंस भी बोलते हैं, ठीक है, कई बार या फिर ग्राउंड कैपेसिटेंस भी बोलते हैं। दिस कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय दिस इज, यहां पर आप देखेंगे एक मेटेलिक पिन ये है, एक मेटेलिक पिन ये है यहां पर, ठीक है, यहां भी आता है, आप इसको कंसीडर, ये एक मेटेलिक पिन है, यहां पर ये क्या है, दैट इज नथिंग बट द आपका क्या है, दिस इज नथिंग बट द आपका टावर है। ये दो मेटल है एक दूसरे द्वारा अर्थ द्वारा सेपरेट या फिर एयर द्वारा सेपरेट, और इनके बीच में कैपेसिटी इफेक्ट आएगा, ठीक है, कैपेसिटी इफेक्ट मैं बता रहा हूं, एक कैपेसिटी इफेक्ट आएगा ये रेड कलर से, ये मेटेलिक पिन हो गई, ये टावर हो गया, इसके बीच में एक कैपेसिटी इफेक्ट ये आएगा, ये मेटेलिक पिन हो गई, ये आपके पास टावर हो गया, एक दूसरे द्वारा क्या है, सेपरेट है, दिस इज नथिंग बट द डाइलेक्ट्रिक मीडियम, एक कैपेसिटी इफेक्ट आएगा, ये मेटेलिक पिन और ये टावर एक दूसरे द्वारा डाइलेक्ट्रिक मीडियम द्वारा सेपरेट है, तो कैपेसिटी इफेक्ट आएगा, दिस इज द कैपेसिटी इफेक्ट विल बी देयर, ठीक है। अब जरा करंट देखते हैं, अब देखिए अगर तीनों से सेम करंट पास करेगा तो वोल्टेज भी सेम होगा, लेकिन सेम करंट पास नहीं करेगा, मैं दिखा रहा हूं आपको, ये चीज समझने की कोशिश करिएगा। अब मैं आपको करंट दिखा रहा हूं, करंट अब कैसे पास करेगा, ध्यान से देखिएगा। नाउ दिस इज ए पावर कंडक्टर, ठीक है। अब देखो यहां पर जो है ये फेज वोल्टेज होगा, आर फेज है, आर फेज का कंडक्टर जा रहा है, ठीक है, तो ये फेज वोल्टेज, ये आपका आर फेज है और ये ग्राउंड है, दिस इज आर फेज और ग्राउंड। बेटा फेज और ग्राउंड, फेज या फिर न्यूट्रल के बीच कितना कौन सा पोटेंशियल होता है, दैट इज कॉल्ड फेज वोल्टेज, तो ये फेज वोल्टेज होगा, दिस इज 0 है और ये बेटा आर फेज है। ग्राउंड और बेटा फेज के बीच जो पोटेंशियल होता है दैट इज, सर कितना छूट गया है, बनाने की जरूरत नहीं, पहले आप लोग कॉन्सेप्ट समझ लीजिए, ठीक है। यहां पर इसको मैं फेज वोल्टेज मान लेता हूं, दिस इज द फेज वोल्टेज, ठीक है। अब आप देखेंगे जो करंट होता है वो आपका हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल तक फ्लो करेगा, लेकिन जो करंट होगा डाई आपकी जो डिस्क होती है वो डाइलेक्ट्रिक मीडियम की या फिर इंसुलेटिंग मटेरियल की वजह से तो वेरी वेरी स्मॉल करंट फ्लो करता है, वेरी वेरी स्मॉल करंट फ्लो करता है कंडक्टर से टावर की तरफ, जिसको लीकेज करंट बोलते हैं, वेरी वेरी स्मॉल करंट। ध्यान से देखिए करंट कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा, करंट का डिस्ट्रीब्यूशन समझने की कोशिश, मान लो यहां से आई करंट चला, आई करंट आएगा, आई करंट इस नोड में आने के बाद कुछ करंट यहां पर फ्लो करेगा, कुछ करंट यहां पर, कुछ करंट एयर के थ्रू लीक कर जाएगा, कुछ करंट आपका इस डिस्क के थ्रू चला जाएगा, ठीक है। नाउ दिस इज नथिंग बट आई जो करंट है ये आएगा और बेटा डिवाइड होगा, यहां पर मैं मान लेता हूं स्मॉल i1 करंट गया और यहां पर कैपिटल i1 करंट गया, फिर यहां से कैपिटल i1 करंट आएगा, यहां पर स्मॉल i2 करंट जाएगा, यहां पर कैपिटल i2 करंट जाएगा, यहां से कैपिटल i2 करंट आ रहा है, यहां पर स्मॉल i3 करंट गया और यहां पर कैपिटल i3 करंट गया, नाउ दिस इज कैपिटल i3। आप देखेंगे तीनों के तीनों कैपेसिटेंस से अलग अलग करंट पास कर रहे हैं, हेलो, तीनों का बेटा कैपेसिटेंस सेम है, तीनों डिस्क का कैपेसिटेंस सेम है, लेकिन करंट अलग अलग है। यहां पर पहले वाले कैपेसिटेंस से i1 करंट ज्यादा करंट पास करेगा, फिर और कम करंट पास करेगा, फिर ऊपर वाले में सबसे कम करंट पास करेगा। तो बेटा तीनों कैपेसिटर, तीनों बेटा डिस्क से अगर अलग अलग करंट पास करेगा तो तीनों डिस्क के क्रॉस वोल्टेज का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होगा, अलग अलग होगा, तीनों डिस्क के क्रॉस वोल्टेज का डिस्ट्रीब्यूशन अलग होगा। सबसे ऊपर वाले कैपेसिटर के क्रॉस वोल्टेज मान लो V3, बीच वाली डिस्क के क्रॉस वोल्टेज होगा V2 और पहली वाली डिस्क के क्रॉस होगा वोल्टेज V1, ठीक है, दिस इज नथिंग बट द V1। तो ये चीज आपको क्लियर हो गई कि स्ट्रिंग इंसुलेटर जब हम पढ़ेंगे तो स्ट्रिंग इंसुलेटर में हर एक डिस्क के क्रॉस जो वोल्टेज होगा वो कैसा होगा, वोल्टेज का डिस्ट्रीब्यूशन अलग अलग होगा, वोल्टेज का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होगा, अलग अलग। जितना इक्वल वोल्टेज होगा, जितना वोल्टेज ये आपस में इक्वल होंगे, पास पास होंगे, उतना स्ट्रिंग एफिशिएंसी ज्यादा होगी। तो मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं कि प्रैक्टिकली स्ट्रिंग इंसुलेशन में, इंसुलेटर में सबसे आपका जो वोल्टेज का डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो अलग अलग होगा, ठीक है। सबसे ज्यादा वोल्टेज किस डिस्क के क्रॉस आएगा, सबसे ज्यादा वोल्टेज उस डिस्क के क्रॉस आएगा जो डिस्क कंडक्टर के सबसे ज्यादा पास है, क्योंकि आप देखेंगे कैपिटल आई करंट फ्लो करे, उसमें से कुछ करंट आपका यहां पर लीक करेगा और कैपिटल I1 करंट सबसे बड़ा है, फिर I2 करंट उससे छोटा है, फिर सबसे छोटा I3 करंट है। तो जो डिस्क बेटा टावर के नजदीक हो उससे सबसे कम करंट पास करेगा तो उसके क्रॉस सबसे कम वोल्टेज होगा, फिर मिडिल वाले में उससे ज्यादा वोल्टेज होगा। जो डिस्क आपकी कंडक्टर के पास होगी, नियर टू द कंडक्टर होगी, उसके क्रॉस सबसे ज्यादा वोल्टेज होगा। तो मैं लिख रहा हूं, मैं अब आपको एक एग्जाम्पल ले लेता हूं, एग्जाम्पल की हेल्प से समझाने की कोशिश करता हूं, ठीक है। इतना बनाना चाहे तो बना लीजिए, इतना अगर आप बनाना चाहें तो बना लीजिए। यहां पर मैं कुछ पॉइंट लिख देता हूं कि
स्ट्रिंग इंसुलेटर में जो वोल्टेज का प्रैक्टिकल जो स्ट्रिंग इंसुलेटर होता है उसके क्रॉस, हर एक डिस्क के क्रॉस जो वोल्टेज का डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो अलग अलग होगा, ठीक है। दे कैन नॉट बी शेयर इक्वल वोल्टेज प्रैक्टिकली, लेकिन हम इसको एक्चुअली में इक्वल बनाने की कोशिश करेंगे कि देखो जितना कम स्ट्रिंग होगी उतना ज्यादा मैं डिस्क को क्या करूंगा, उसका उतना ज्यादा मैं डिस्क की रेटिंग को यूटिलाइज नहीं कर पा रहा, मुझे यूटिलाइजेशन ज्यादा से ज्यादा करना है, ठीक है। 90 से 95% स्ट्रिंग इफिशियंसी रखी जाती है, ठीक है। लेकिन अगर आप जो है स्ट्रिंग इफिशिएंट, लेकिन 90 से 95 तभी आएगी जब वोल्टेज का डिस्ट्रीब्यूशन हर एक डिस्क के आसपास हो, मतलब दोनों डिस्क जो हो उनके आसपास जो वोल्टेज का जो है डिस्ट्रीब्यूशन हो वो क्लोजर हो, ज्यादा दूर दूर नहीं हो, ठीक है। इसको बनाना चाहे तो बना लीजिए, फिर आगे चलते हैं। बेटा आप लोग ऑनलाइन क्लास किया करो, ठीक है। लेक्चर अपलोड है कि नहीं है वो मुझसे बार बार मत बोला करें, जब लेक्चर अपलोड होने का टाइम होगा कर दिया जाएगा। आपकी ऑनलाइन क्लासेस चलती है तो ऑनलाइन क्लास क्यों नहीं करते हो? चलो हो गया, कुछ पॉइंट लिख देता हूं, इसी वाले हैं इसलिए मैं थोड़ा सा बता रहा हूं। टॉपिक अभी कल ही वाला है, केवल मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि आगे हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। हम अभी देखेंगे कि एक्चुअली में जब एससीआर को सीरीज में कनेक्ट किया जाता है तो प्रैक्टिकल में वो अनइक्वल वोल्टेज को शेयर करते हैं, हम उस वोल्टेज को इक्वल करने की कोशिश करेंगे। क्यों करने की कोशिश करेंगे मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। अभी ऑफलाइन नहीं चलेगा, ऑनलाइन क्लासेज आप लोग करें बेटा। चलो हो गया, डन। इंटीमेट करें बेटा अगर हो गया हो। इरफान हो गया, चलिए लिख रहा हूं, फर्स्ट पॉइंट लिखें। इन स्ट्रिंग इंसुलेटर, इन स्ट्रिंग इंसुलेटर हर डिस्क, इन स्ट्रिंग इंसुलेटर प्रैक्टिकली हर इंसुलेटिंग डिस्क के क्रॉस, हर इंसुलेटिंग डिस्क के अक्रॉस वोल्टेज, हर इंसुलेटिंग डिस्क के क्रॉस वोल्टेज का डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्ट्रीब्यूशन अलग अलग होता है, अलग अलग होता है। जो डिस्क कंडक्टर के पास होगी वो सबसे ज्यादा वोल्टेज किस डिस्क के क्रॉस अप्लाई होगा, जो डिस्क कंडक्टर के पास होगी, और सबसे कम वोल्टेज टॉप डिस्क के क्रॉस। द डिस्क नियर टू द कंडक्टर, द इंसुलेटर डिस्क, द इंसुलेटर डिस्क nearer to the conductor having the disk nearer to the conductor have highest voltage, highest voltage, and the disk and the disk and the insulator disk in the top will have lowest voltage। जैसे जैसे आप कंडक्टर से टावर की तरफ बढ़ते जाएंगे वोल्टेज की वैल्यू कम होती जाएगी। आपको प्रैक्टिकल में वोल्टेज को इक्वल करना होगा। मैं दो एग्जांपल ले लेता हूं और मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं, ठीक है। ये दोनों चीजें आप पहले समझ लीजिए। जो टॉपिक हमें पढ़ना है वो अभी हम बाद में डिस्कस करेंगे, क्यों पढ़ेंगे, क्यों इक्वल करने की कोशिश करेंगे।
बिल्कुल घर जा सकते हैं जिनको घर जाना है। अभी आपकी ऑफलाइन क्लास नहीं चलेगी, अभी ऑनलाइन क्लास चल रही है, ठीक है। प्रॉपरली क्लास करें। चलिए, यहां मैं 2 एग्जाम्पल ले लेता हूं। हो गया? चलिए, नाउ चलिए, नाउ दिस इज ए कंडक्टर, पावर कंडक्टर। चलिए, यहां पर मैंने 2 फिगर बना लिए। वोल्टेज विल बी सेम, ध्यान सुनिएगा। यहां से यहां तक स्ट्रिंग वोल्टेज जो है दैट इज फेज वोल्टेज। 11 केवी कर लेता हूं, ठीक है। नाउ फेज वोल्टेज है 11 केवी, ठीक है। प्रैक्टिकली हर डिस्क के क्रॉस वोल्टेज क्या होगा, अलग अलग वोल्टेज शेयर करेंगे। सबसे ज्यादा वोल्टेज किसके क्रॉस है, जो डिस्क आपके कंडक्टर के पास होगी सबसे ज्यादा वोल्टेज इसके क्रॉस दिखाई देगा, और जो टॉप डिस्क होगी उसके क्रॉस सबसे कम वोल्टेज। तो ये जो 11 वोल्ट है, यहाँ पर 11 वोल्ट है, 0 वोल्ट है। जैसे जैसे आप अपने टावर की तरफ बढ़ते जाएंगे वोल्टेज की वैल्यू क्या होती जाएगी, कम होती है। सबसे ज्यादा वोल्टेज आएगा इस डिस्क के क्रॉस। चलो मैं बना रहा हूं नाउ। पहली डिस्क के क्रॉस ये वोल्टेज है, दूसरी डिस्क के क्रॉस ये वोल्टेज है, और तीसरी डिस्क के क्रॉस ये वोल्टेज है। वोल्टेज का डिस्ट्रीब्यूशन अलग अलग होगा। 11 को मैं 3 पार्ट में डिवाइड कर देता हूं। हाँ, क्लासेज आपकी ऑनलाइन ही है परमानेंटली अभी, ठीक है। आप रूम छोड़ना चाहे रूम छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। 11 केवी है, 11 केवी से मान लीजिए सबसे ज्यादा जो वोल्टेज होगा वो इसके क्रॉस दिखाई देगा। मान लेते हैं दैट इज, यहां पर आपके पास आ गया दैट इज 5 केवी। फिर उसके बाद इसके क्रॉस, फिर जो बीच वाली होगी इससे कम वोल्टेज होगा, यहां पर मान लिया 4 केवी है, और यहां पर 2 केवी है, ठीक है। अनइक्वल वोल्टेज शेयर करेंगे, अनइक्वल वोल्टेज, अनइक्वल वोल्टेज दिखाया है, वोल्टेज आपका अलग अलग है, ठीक है। वोल्टेज अलग अलग, तो स्ट्रिंग इफिशियंसी यहां निकाल के मैं दिखाता हूं। स्ट्रिंग इफिशियंसी, हेलो, स्ट्रिंग इफिशियंसी का फार्मूला जो होगा पावर सिस्टम में, ध्यान सुनो, स्ट्रिंग इफिशियंसी का फार्मूला होगा टोटल वोल्टेज अक्रॉस द स्ट्रिंग। टोटल वोल्टेज अक्रॉस द स्ट्रिंग क्या होगा, चाहे डिस्क के वोल्टेज ऐड कर लीजिए, या फिर आप देखेंगे स्ट्रिंग के क्रॉस कौन सा वोल्टेज आएगा, कंडक्टर और ग्राउंड के बीच ये जो वोल्टेज होगा दिस इज कॉल्ड फेज वोल्टेज। दिस वोल्टेज फेज वोल्टेज 11 वोल्ट। आप देखेंगे जो 11 वोल्ट है वही डिस्क के क्रॉस डिवाइड होगा। तो चाहे आप फेज वोल्टेज लिखिए या फिर टोटल वोल्टेज अक्रॉस द डिस्क, तो मैं लिख रहा हूं स्ट्रिंग इफिशियंसी का फार्मूला टोटल, टोटल स्ट्रिंग वोल्टेज, इस स्ट्रिंग के क्रॉस, इस स्ट्रिंग के क्रॉस टोटल वोल्टेज फेज वोल्टेज होगा, या फिर सारे डिस्क के क्रॉस वोल्टेज मालूम सबको ऐड कर दिया। टोटल स्ट्रिंग वोल्टेज डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डिस्क, नंबर ऑफ डिस्क को हम n से प्रिंट करेंगे, मल्टीप्लाइड बाय द वोल्टेज अक्रॉस द डिस्क नियरर टू द कंडक्टर। कंडक्टर के पास जो डिस्क होगी उसके अक्रॉस वोल्टेज, द वोल्टेज नियरर टू द डिस्क, नियर टू द कंडक्टर, जो डिस्क कंडक्टर के सबसे नजदीक होगी उसके अक्रॉस वोल्टेज। अरे बेटा 11 केवी एक करता है, मैंने बोला है कि चलो इतना इतना कर रहा है। तुम एग्जाम्पल में यहाँ पर ले लो 33 केवी ले लो, 33 केवी ले लो, ठीक है। मैं एक आपको एग्जाम्पल बता रहा हूँ, तुम मुझको ये मत बताओ कि कौन कितना करता है, पावर सिस्टम नहीं पढ़ा रहा हूँ मैं, एक एग्जाम्पल आपको बता रहा हूँ, ठीक है। नाउ दिस इज नथिंग बट द वोल्टेज, वोल्टेज नियरर टू द डिस्क, the voltage across the disk, voltage
across the disk nearer to the conductor. कंडक्टर के पास जो डिस्क होगी उसका वोल्टेज लिखते हैं, ठीक है। और अगर 100 से मल्टीप्लाई तो आपका इफिशिएंसी परसेंटेज में, तो टोटल स्ट्रिंग के पास वोल्टेज कितना होगा इस केस में? टोटल स्ट्रिंग वोल्टेज होगा 5 + 4 + 2, 5 + 4 + 2, दैट इज 5 kV + 4 kV + 2 kV। यहां पर n क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? टोटल नंबर ऑफ डिस्क या फिर नंबर ऑफ डिस्क इन स्ट्रिंग, total number of disk in string divided by कितनी डिस्क है बेटा स्ट्रिंग में? 3। और बेटा जो डिस्क आपके कंडक्टर के पास है उस डिस्क के क्रॉस वोल्टेज दैट इज नथिंग बट द 5 kV। कितना आएगा? 5 kV। जरा मुझे स्ट्रिंग इफिशिएंसी बता दीजिए। स्ट्रिंग इफिशिएंसी जब आप निकालेंगे तो ये लगभग आएगी, कैलकुलेटर कहां है ये, दिस इज 11 divided by 15, दिस इज 0.7333। और परसेंटेज में निकालेंगे स्ट्रिंग इफिशिएंसी दैट इज इक्वल टू 73.33%। तो आप इसका मतलब स्ट्रिंग इफिशिएंसी का मतलब है कि आप हर एक डिस्क को, लगभग हर एक डिस्क को एवरेजली कितना बेटा यूटिलाइज कर रहे हैं? केवल 73.33 वोल्टेज। मतलब जितना वोल्टेज एक डिस्क बियर कर सकती है उसका केवल 73.33 वोल्टेज ही आप क्या कर रहे हैं? उसका यूज कर रहे हैं, बाकी की रेटिंग यूज नहीं कर रहे हैं, ठीक है। अब मुझे स्ट्रिंग इफिशिएंसी बढ़ानी है, ठीक है। स्ट्रिंग इफिशिएंसी में बढ़ाना चाहता हूं तो वोल्टेज का डिस्ट्रीब्यूशन अगर जितना क्लोजर होगा, मतलब दोनों डिस्क के क्रॉस अगर वोल्टेज एक समान है तो स्ट्रिंग इफिशिएंसी 100% हो जाएगी। या फिर मैं बोल सकता हूं कि जितना वोल्टेज दो डिस्क के क्रॉस जो वोल्टेज है वो एक समान, मान लो ये आपका 5 है तो अगर ये 4.9 हो और ये बेटा आपका और नजदीक हो, जितना नजदीक होगा उतना ज्यादा, जितना बेटा वोल्टेज एक दूसरे के करीब होगा उतना ज्यादा स्ट्रिंग इफिशिएंसी आपकी होने वाली है, ठीक है। इस चीज को समझने की कोशिश करते हैं। देखो 11 डिवाइडेड बाई 3 कर देता हूं। मान लीजिए हेलो, सबसे ज्यादा वोल्टेज किसके क्रॉस आएगा? इसके क्रॉस आएगा, ठीक है। इसके क्रॉस मैंने वोल्टेज मान लिया दैट इज 3.9 kV सबसे ज्यादा, ठीक है। सबसे ज्यादा इसी के क्रॉस होगा। नाउ इसके क्रॉस मैंने वोल्टेज इसी के आसपास मान लिया, जितना एक समान वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूशन होगा। नाउ दिस इज नथिंग बट द 3.7 kV। बचा कितना बेटा? 11 minus 3.9 minus 3.7, जैसे 3.4। क्या ये वोल्टेज एक दूसरे के आसपास है क्या? हेलो, तीनों डिस्क के क्रॉस वोल्टेज एक दूसरे के आसपास है। सबसे ज्यादा वोल्टेज इसके क्रॉस होगा, फिर बीच वाले को, सबसे कम इसके क्रॉस। ये वोल्टेज देखो यहां पर जो है अंतर 2 का है, यहां 2 अंतर 1 का है, यहां पर पॉइंट में अंतर है। ये वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूशन ज्यादा एक समान है। अभी मैं इसको बिल्कुल एग्जैक्टली सेम कर दूंगा तब स्ट्रिंग इफिशिएंसी। यहां पर स्ट्रिंग इफिशिएंसी निकालो जरा। स्ट्रिंग इफिशिएंसी जब निकालेंगे ध्यान से देखिएगा, वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूशन डिस्क के क्रॉस जितना एक समान होता जाएगा उतना स्ट्रिंग इफिशिएंसी बढ़ती जाएगी। दिस इज नथिंग बट टोटल स्ट्रिंग वोल्टेज। टोटल स्ट्रिंग वोल्टेज आएगा बेटा 11 kV, जोड़ लीजिए 11 kV डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ डिस्क कितना? दिस इज 3.9 kV, ठीक है। चलो इसको जब निकालेंगे तो दिस इज इक्वल टू 11 डिवाइडेड बाई 3 डिवाइडेड बाई 3.9। आप देखेंगे जो स्ट्रिंग इफिशिएंसी है, स्ट्रिंग इफिशिएंसी हो जाएगा 0.9401। परसेंटेज में अगर निकालेंगे स्ट्रिंग इफिशिएंसी 94.01% है। स्ट्रिंग इफिशिएंसी बढ़ गई। अगर वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूशन एक समान हो जाए तो स्ट्रिंग इफिशिएंसी 100% हो जाएगी। मतलब आप अपने हर एक डिस्क का 100% रेटिंग यूज कर पा रहे हैं, लेकिन उस समय रिलायबिलिटी कम हो जाएगी। इसलिए जनरली थोड़ा बहुत रिलायबिलिटी रखती तो एक समान कोशिश करेंगे। जितना वोल्टेज का डिस्ट्रीब्यूशन डिफरेंट होगा, जितना दूर दूर होगा,
या फिर जितना नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन होगा उतनी स्ट्रिंग इफिशिएंसी कम होती चाहिए, एवरेज वैल्यू कम आएगी, यहाँ पर एवरेज वैल्यू ज्यादा है। जितना वोल्टेज एक दूसरे के क्लोजर होंगे, ये वोल्टेज आपस में बहुत क्लोजर है, स्ट्रिंग इफिशिएंसी बढ़ गई। और देखिए मैं बढ़ा रहा हूं, ध्यान से देखते जाइए, ध्यान से देखते जाइए, लिखने की कोशिश मत करें, पहले समझ लीजिए। वोल्टेज का डिस्ट्रीब्यूशन डिस्क के अक्रॉस, वोल्टेज का डिस्ट्रीब्यूशन डिस्क के अक्रॉस जितना एक जैसा होगा, जितना एक जैसा होगा उतना स्ट्रिंग इफिशिएंसी ज्यादा होगी। ध्यान से देखिएगा ना, अब मैं बिल्कुल एक समान वोल्टेज ले रहा हूं। कैसा वोल्टेज ले रहा हूं? एक समान, एक समान होगा, स्ट्रिंग इफिशिएंसी 100% हो जाएगी। दिस इज, मान लीजिए एक समान वोल्टेज है, नाउ दिस इज 3.6 केवी, 3.6 केवी, दिस इज 3.6 केवी। सबको ऐड कर लीजिए, ये लगभग कितना आ रहा है बेटा? ये लगभग 11 के आसपास आ रहा है, ठीक है, 11 के आसपास आ रहा है, ठीक है। अब देखिए वोल्टेज का डिस्ट्रीब्यूशन बिल्कुल एक जैसा है, बिल्कुल क्लोज है, बिल्कुल क्लोज, बिल्कुल एक जैसा। अगर एक समान वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूशन होगा तो स्ट्रिंग इफिशिएंसी इस समय क्या हो जाएगी? स्ट्रिंग इफिशिएंसी हो जाएगी टोटल स्ट्रिंग वोल्टेज 11 केवी डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डिस्क इनटू 3.6 केवी। ये लगभग आपके पास आने वाला है, दिस इज कितना आएगा? दिस इज 1, दिस इज 1। तो परसेंटेज ऑफ स्ट्रिंग इफिशिएंसी 100%, मतलब आप अपनी हर एक डिस्क को फुल्ली यूटिलाइज कर रहे हैं, फुल्ली यूटिलाइज कर रहे हैं, ठीक है। तो आपको दिख रहा होगा कि आपकी कोशिश होगी कि आपका जो है हर एक डिस्क के क्रॉस वोल्टेज का डिस्ट्रीब्यूशन जितना एक समान होगा, जितना ये क्लोजर होगा, उतना स्ट्रिंग इफिशिएंसी से यूटिलाइजेशन आपका अच्छा होगा। तो आपकी कोशिश है कि आप ज्यादा से ज्यादा यूटिलाइजेशन कर सके। 100% नहीं करते, 90 to 95% करते हैं। तो स्ट्रिंग इफिशिएंसी को इंप्रूव करना है। स्ट्रिंग इफिशिएंसी को इंप्रूव करने के लिए आपको वोल्टेज का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा करना होगा? लगभग एक समान करना होगा, ठीक है। तो अब यही चीज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। ये चीज आपको समझ में आनी चाहिए कि अगर आपकी दिस जो भी स्ट्रिंग होगी, स्ट्रिंग के क्रॉस वोल्टेज का डिस्ट्रीब्यूशन या फिर करंट का डिस्ट्रीब्यूशन जितना एक समान होगा, उतना ज्यादा स्ट्रिंग इफिशिएंसी आपकी अच्छी होगी। और जितनी ज्यादा स्ट्रिंग इफिशिएंसी उतना अच्छा यूटिलाइजेशन होगा आपकी डिवाइस का। आप बाजार से एक कॉस्टली डिवाइस लेके आ रहे हैं, लेकिन अगर उसको आप यूटिलाइज ही नहीं कर पा रहे हैं, उसकी रेटिंग को फुल्ली यूटिलाइज नहीं कर पा रहे हैं, तो आपका पैसा वेस्ट जा रहा है। पैसे को वेस्ट नहीं करना है, तो हमारी कोशिश रहेगी कि जो सीरीज कनेक्टेड एससीआर है, जब मैं एससीआर को सीरीज में कनेक्ट करूंगा तो वो अनइक्वल वोल्टेज को, जब वो ब्लॉकिंग स्टेट में होंगे तो अनइक्वल वोल्टेज को शेयर करेंगे। तो अनइक्वल वोल्टेज शेयर ना करके इक्वल वोल्टेज जितना वो शेयर करेंगे, स्ट्रिंग इफिशिएंसी उतनी ज्यादा हो जाएगी और आपका जो है दैट इज यूटिलाइजेशन उतना ज्यादा। तो कोशिश करेंगे कि जब आपके एससीआर ब्लॉकिंग स्टेट में हो तब वो इक्वल वोल्टेज, जितना इक्वल वोल्टेज शेयर करेंगे वो एक समान होना चाहिए, एक समान इक्वल वोल्टेज। अनइक्वल वोल्टेज प्रैक्टिकल में अनइक्वल वोल्टेज शेयर करते हैं, उसको एक समान कैसे बनाएंगे, ठीक है। अब इसको नोट कर लीजिए, दोनों एग्जाम्पल नोट कर लीजिए। मैं थोड़ी ऊपर करता जा रहा हूं, आप लोग नोट करते जाए। एक मिनट, एक मिनट। चलिए नोट करिए बेटा जल्दी से। ऊपर करूं?
जितना बेटा वोल्टेज का डिस्ट्रीब्यूशन एक समान होगा उतना स्टिंग इफिशियंसी ज्यादा होगी। तो कोशिश होगी आपको कि जब भी एससीआर को मैं सीरीज में कनेक्ट करूं तो स्टिंग इफिशियंसी ज्यादा होने के लिए, स्टिंग इफिशियंसी ज्यादा कैसे होगी, जब आपका हर एक एससीआर सेम वोल्टेज को शेयर करे ब्लॉकिंग स्टेट में। छोटा कर दें, हो जाए तो मुझे बता दीजिएगा, इंटीमेट कर दीजिए। हो गया? चलो मेरे ख्याल से हो गया होगा, आगे बढ़ते हैं। चलिए चलिए अब आ जाइए मेन मुद्दे पे। कल हम लोग देख रहे थे कि जब हम अपने एससीआर को, मेन मुद्दा, ठीक है, अब मेन मतलब समझिए कि जब हम अपने एससीआर को सीरीज में कनेक्ट करेंगे तो हमारी कोशिश है कि हमारी स्टिंग इफिशियंसी ज्यादा से ज्यादा होनी चाहिए। हम डिवाइस को लेके आ रहे हैं लेकिन हमें डिवाइस को ज्यादा से ज्यादा यूटिलाइज करना है, उसकी रेटिंग को, इसलिए स्टिंग इफिशियंसी ज्यादा होनी चाहिए। स्टिंग इफिशियंसी आपकी ज्यादा तभी होगी जब सीरीज में कनेक्टेड एससीआर इक्वल वोल्टेज को शेयर करेंगे, लेकिन प्रैक्टिकली ऐसा होगा नहीं। जब मैं एससीआर को सीरीज में कनेक्ट करूंगा तो प्रैक्टिकली अनइक्वल वोल्टेज को शेयर करेंगे ब्लॉकिंग स्टेट में। ब्लॉकिंग स्टेट में सर स्क्रीन पे कुछ लिखा है, कुछ लिखना है, दिखा है, ठीक है, जो भी लिखना हो लिखिए, मैं बोल रहा हूं। तो आपकी कोशिश होगी कि जब भी आपके एससीआर जो है ब्लॉकिंग स्टेट में हो, ब्लॉकिंग स्टेट में जब भी एससीआर को सीरीज में कनेक्ट करेंगे तो ब्लॉकिंग स्टेट में वो अनइक्वल वोल्टेज को शेयर करेंगे। अनइक्वल वोल्टेज को शेयर करने के दो रीजन है। एससीआर जब आपका ब्लॉकिंग स्टेट में होता है तो अनइक्वल वोल्टेज को शेयर करता है, उसके दो रीजन है। पहला, जो भी दो एससीआर आपके सीरीज में कनेक्ट करेंगे, चाहे वो जितने भी आइडेंटिकल हो, चाहे वो जितने भी आइडेंटिकल हो, सेम वोल्टेज, सेम करंट, सेम पावर रेटिंग के जितने भी क्लोज एससीआर होंगे, उनकी वीआई कैरेक्टरिस्टिक में हल्का फुल्का अंतर होगा। सेम रेटिंग होने के बावजूद जब भी आप दो सेम रेटिंग के एससीआर अगर बाजार से खरीद के लाएंगे तो उनकी वीआई कैरेक्टरिस्टिक में थोड़ा बहुत अंतर होगा, थोड़ा सा अंतर होगा, जिसकी वजह से जब आपके एससीआर ब्लॉकिंग स्टेट में जाएंगे तो जब उनसे सेम लीकेज करंट, ब्लॉकिंग स्टेट में सीरीज में कनेक्ट है, सेम करंट पास करेगा, सेम करंट पास के बावजूद भी क्योंकि वीआई कैरेक्टरिस्टिक में थोड़ा बहुत अंतर होगा, जिस वजह से उनका लीकेज रेजिस्टेंस अलग अलग होगा। लीकेज रेजिस्टेंस अलग अलग होगा तो अनइक्वल वोल्टेज को शेयर करेंगे। इस वोल्टेज को हमें इक्वल करने की कोशिश करनी है। इक्वल करने की कोशिश क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हम स्टिंग इफिशियंसी इंप्रूव, जितना वोल्टेज इक्वल शेयर करेंगे, ब्लॉकिंग स्टेट में अगर वोल्टेज इक्वल शेयर करेंगे तो स्टिंग इफिशियंसी या फिर यूटिलाइजेशन क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा, ठीक है। तो हमें कोशिश होगी कि प्रैक्टिकल में जो आपके दो प्रैक्टिकल एससीआर जो होते हैं उनकी वीआई कैरेक्टरिस्टिक में थोड़ा सा अंतर होता है, और इसी वीआई कैरेक्टरिस्टिक बोलते हैं स्टैटिक। जो वीआई कैरेक्टरिस्टिक होती है दैट इज कॉल्ड स्टैटिक कैरेक्टरिस्टिक। दो आइडेंटिकल एससीआर की जो वीआई कैरेक्टरिस्टिक होगी, स्टैटिक कैरेक्टरिस्टिक होगी, उसमें थोड़ा सा डिफरेंस होगा, जिसकी वजह से जब वो ब्लॉकिंग स्टेट में जाएंगे तो अनइक्वल वोल्टेज को क्या करेंगे? शेयर करेंगे। इस वोल्टेज को इक्वल करने के लिए चूंकि दो एससीआर
जब ब्लॉकिंग स्टेट में जाएंगे तो उनका जो लीकेज रेजिस्टेंस होगा वो अलग अलग होगा। अगर मैं रेजिस्टेंस को इक्वल कर दूं तो वोल्टेज शेयरिंग भी क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी। तो पहला रीजन हुआ क्योंकि आपके दो आइडेंटिकल एससीआर की वीआई कैरेक्टरिस्टिक में अंतर होगा, जिस वजह से वो आपके अनइक्वल वोल्टेज को शेयर करेंगे। ठीक है, उसको अभी हम देखेंगे, सर्किट लगाएंगे, दैट इज कॉल्ड स्टैटिक इक्वलाइजिंग सर्किट। वो सर्किट आपके सीरीज कनेक्टेड एससीआर के क्रॉस स्टडी स्टेट पे इक्वल वोल्टेज को क्या करेगा, मेंटेन करेगा। दूसरा, जब आपकी डिवाइस टर्न ऑन होती है फिर टर्न ऑफ होती है। जब आपकी डिवाइस टर्न ऑन होती है या फिर टर्न ऑफ होती है, टर्न ऑन और टर्न ऑफ कैरेक्टरिस्टिक को बोलते हैं, दैट इज नथिंग बट नोन एज ए व्हाट टाइप ऑफ कैरेक्टरिस्टिक, डायनेमिक कैरेक्टरिस्टिक। डायनेमिक कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द एससीआर इज नोन एज ए, आपका जो है, जब आप अपने एससीआर को लेके आएंगे, दो आइडेंटिकल एससीआर को लेके आएंगे तो आप देखेंगे दो आइडेंटिकल एससीआर हैं, सेम पावर रेटिंग, सेम सब कुछ, तो आप देखेंगे एससीआर को बनाने के लिए आपने डोपिंग की होंगी। तो जब आप डोपिंग करते हैं तो दो आइडेंटिकल एससीआर में जब आप डोपिंग करेंगे, डोपिंग में थोड़ा बहुत तो अंतर आएगा। ऐसा नहीं है मैं दो डिवाइसेस बनाऊं सेम रेटिंग की, जब मैं डोपिंग में करूंगा तो कुछ ना कुछ मेजॉरिटी और माइनॉरिटी चार्ज कैरियर में डिफरेंस होगा, डोपिंग में थोड़ा बहुत अंतर होगा। डोपिंग में अंतर होने की वजह से जब डिवाइसेज में डिप्लीशन लेयर बनेगी, डिप्लीशन लेयर अगर डोपिंग कंसंट्रेशन अलग अलग होगा, थोड़ा बहुत अंतर होगा, थोड़ा सा माइन्यूट होगा, जिसकी वजह से जब आपकी डिवाइस में डिप्लीशन लेयर बनेगी, डिप्लीशन लेयर की विड्थ भी थोड़ी सी अलग बनेगी। जिसमें डिप्लीशन लेयर की विड्थ आपकी कम बनेगी वो जल्दी डिवाइस ऑन हो जाएगी, जिसमें डिप्लीशन लेयर की विड्थ थोड़ी सी ज्यादा होगी वो आपका कम देर में ऑन होगी। तो आप देखेंगे अगर दो एससीआर सीरीज में लगे हैं और एक डिवाइस जल्दी ऑन हो जाएगी तो दूसरी डिवाइस के क्रॉस वोल्टेज जो है आपका क्या होगा, आपका सारा सप्लाई वोल्टेज, जिसकी वजह से सीरीज कनेक्टेड एससीआर आपके अनइक्वल वोल्टेज को शेयर करेंगे। ऑफ स्टेट में आप देखेंगे चूंकि डोपिंग में अंतर है, डोपिंग में अंतर तो मेजॉरिटी और माइनॉरिटी चार्ज कैरियर में अंतर होगा। तो जब आपकी डिवाइस ऑन स्टेट से ऑफ स्टेट में जाएगी तो जो उसमें एक्सेस चार्ज कैरियर स्टोर होगा वो एक्सेस चार्ज कैरियर भी अलग अलग स्टोर होगा। अगर एक्सेस चार्ज कैरियर अलग अलग स्टोर होगा तो बेटा उसको रिमूव करने में भी अलग अलग टाइम लगेगा, मतलब आपके डिवाइसेस के ऑफ टाइम भी कैसे होंगे, अलग अलग होंगे। लेकिन आप देखेंगे टर्न ऑन और टर्न ऑफ होते समय डिप्लीशन लेयर बनती है, मतलब कैपेसिटी इफेक्ट आता है। इस जब भी आपके पास चार्ज रिलेटेड दिक्कत होती है, चार्ज जो डिप्लीशन लेयर है, फिर आप बोल सकते हैं जो कैपेसिटी इफेक्ट है वो अलग अलग होता है। तो कैपेसिटी या फिर चार्ज से रिलेटेड प्रॉब्लम के लिए हमेशा क्या यूज करते हैं, कैपेसिटी इफेक्ट करते हैं। और कैपेसिटर को लगा के हम अपने, जब आपकी डिवाइस टर्न ऑन या फिर टर्न ऑफ होती है उस समय भी वो सीरीज कनेक्टेड एससीआर अनइक्वल वोल्टेज को शेयर करते हैं, उन वोल्टेज को हम जो है इक्वल कर सकते हैं कैपेसिटर का यूज करके। तो वन बाय वन करके मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। वोल्टेज हम इक्वल कर रहे हैं, सीरीज कनेक्टेड एससीआर जब आपके एससीआर सीरीज में कनेक्ट होंगे तो हमेशा अनइक्वल वोल्टेज को शेयर करेंगे। अनइक्वल वोल्टेज अगर शेयर करेंगे तो स्टिंग एफिशिएंसी कम होगी। तो जब भी एससीआर सीरीज में कनेक्ट है तो उनको इक्वल वोल्टेज, लगभग इक्वल वोल्टेज शेयर करना पड़ेगा, करना चाहिए। उसके लिए हम जो है क्या करेंगे, कुछ हम जो है करेक्शन करेंगे, कुछ डिवाइसेस लगाएंगे, दैट इज कॉल्ड स्टैटिक इक्वलाइजिंग सर्किट भी लगाते हैं और डायनेमिक इक्वलाइजिंग सर्किट भी लगाते हैं। ठीक है, तो लिखिए बेटा, प्रॉब्लम इन द सीरीज कनेक्टेड एससीआर। सीरीज कनेक्टेड एससीआर में क्या प्रॉब्लम होती है, सीरीज कनेक्शन ऑफ एससीआर में क्या प्रॉब्लम होती है, हेडिंग डालें, सीरीज कनेक्शन ऑफ एससीआर। प्रॉब्लम क्या होती है जब एससीआर सीरीज में कनेक्ट होते हैं, जब एससीआर सीरीज में कनेक्ट होते हैं तो अनइक्वल वोल्टेज को शेयर करते हैं। लिखिए प्रॉब्लम, लिखिए प्रॉब्लम रिलेटेड विद सीरीज कनेक्टेड एससीआर। प्रॉब्लम रिलेटेड विद सीरीज कनेक्टेड एससीआर। सीरीज कनेक्टेड एससीआर में प्रॉब्लम क्या होती है, सीरीज कनेक्टेड एससीआर जब भी ब्लॉकिंग स्टेट में जाएंगे तो कैसा वोल्टेज शेयर करेंगे, अनइक्वल वोल्टेज शेयर करेंगे। किस वजह से करेंगे और उस वजह को हम कैसे आपका जो है नलिफाई करेंगे, फिर उस रीजन को कैसे रेक्टिफाई करेंगे कि वो इक्वल वोल्टेज। हमारी कोशिश है कि जब भी एससीआर सीरीज में कनेक्ट हो तो वो इक्वल वोल्टेज को शेयर करने चाहिए, अनइक्वल वोल्टेज को शेयर नहीं करें। अगर वो इक्वल वोल्टेज को शेयर करेंगे तो उनका यूटिलाइजेशन ज्यादा होगा। आप जो भी एससीआर बाजार से खरीद कर उसको ज्यादातर यूटिलाइज कर रहे हैं, यूटिलाइजेशन ज्यादा करना है
तो पहली दिक्कत है, प्रॉब्लम क्या है, जब भी एससीआर को सीरीज में कनेक्ट करेंगे तो प्रॉब्लम रिलेटेड विद द सीरीज कनेक्टेड एससीआर, जब एससीआर सीरीज में कनेक्ट होंगे और जब वो ब्लॉकिंग स्टेट में होंगे तो हमेशा अनइक्वल वोल्टेज को शेयर करेंगे। लिखे हुए बेटा, प्रॉब्लम क्या होती है बेटा सीरीज कनेक्टेड एससीआर में? प्रॉब्लम है अनइक्वल sharing of voltage, unequal sharing of voltage during blocking state। जब एससीआर ब्लॉकिंग स्टेट में होंगे तो अनइक्वल वोल्टेज को क्या करेंगे, शेयर करेंगे। दो वजह से आपके एससीआर अनइक्वल वोल्टेज को शेयर, सीरीज कनेक्टेड एससीआर अनइक्वल वोल्टेज को शेयर करते हैं। उसके दो कारण। पहले मैं दोनों कारण लिख देता हूं, उनका रेक्टिफिकेशन लिख देता हूं, फिर मैं दोनों को अलग अलग समझाऊंगा। ध्यान से सुनिएगा। दो वजह से आपके जो एससीआर है, जब एससीआर को आप सीरीज में कनेक्ट करेंगे, सीरीज कनेक्टेड एससीआर जब ब्लॉकिंग स्टेट में होंगे तो अनइक्वल वोल्टेज को शेयर करेंगे। उनको इक्वल वोल्टेज को शेयर कराना है, ब्लॉकिंग स्टेट में इक्वल वोल्टेज को शेयर कराना है, तो हमें कुछ रेक्टिफिकेशन करना पड़ेगा। ठीक है, आपके एससीआर अनइक्वल वोल्टेज को शेयर इसलिए करते हैं, उसके दो कारण है। रीजन नंबर 1 लिखें, रीजन नंबर 1, जब आपके एससीआर सीरीज में कनेक्ट होंगे तो दो वजह से आपके एससीआर क्या होंगे, आपके अनइक्वल वोल्टेज को शेयर करेंगे। लिखें रीजन नंबर 1। मैं भी दोनों रीजन को अच्छे समझाऊंगा, ठीक है। रीजन नंबर 1, रीजन नंबर 1, आप देखेंगे जब आप एससीआर को सीरीज में कनेक्ट करेंगे तो सेम रेटिंग के एससीआर कनेक्ट किए जाते हैं। सेम रेटिंग के एससीआर, सेम रेटिंग होने के बावजूद जो एससीआर होते हैं उनकी वीआई कैरेक्टरिस्टिक में क्या होता है, अंतर होता है। वीआई कैरेक्टरिस्टिक में अंतर होने की वजह से जब आपके एससीआर ब्लॉकिंग स्टेट में जाएंगे तो उनसे क्या होगा, सेम लीकेज करंट फ्लो करें। सेम लीकेज करंट फ्लो होने के बावजूद भी आपका जो लीकेज रेजिस्टेंस होता है वो अलग अलग होता है। लीकेज रेजिस्टेंस अगर अलग अलग होगा तो आपका जो है वो वोल्टेज भी अलग अलग क्या करने वाले हैं, ब्लॉक करने हैं, शेयर करने वाले हैं। उस वोल्टेज को हमें क्या करना है, इक्वल करना है कि ब्लॉकिंग स्टेट के समय वो इक्वल वोल्टेज को शेयर करें। तो पहला रीजन है कि एससीआर, जो भी एससीआर आपके सीरीज में कनेक्ट होंगे, हर जितने भी मान लो 10 एससीआर कनेक्ट, 10 एससीआर अगर सेम रेटिंग के, सेम रेटिंग होने के बावजूद भी उनकी वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स में थोड़ा बहुत अंतर होगा, जिसकी वजह से वो अनइक्वल वोल्टेज को शेयर करेंगे। ठीक है, तो पहली प्रॉब्लम है ड्यू टू द डिफरेंस इन दी फॉरवर्ड ब्लॉकिंग। ठीक है, आपको किस, हेलो, अनइक्वल वोल्टेज को शेयर करते का ब्लॉकिंग स्टेट में, ब्लॉकिंग स्टेट। ठीक है, तो जब आपका एससीआर ब्लॉकिंग स्टेट में होगा तब वो अनइक्वल वोल्टेज को शेयर करेगा। ठीक है, तो फॉरवर्ड ब्लॉकिंग कैरेक्टरिस्टिक जो होगी उसमें थोड़ा सा अंतर रहेगा। ठीक है, नाउ लिखेंगे ड्यू टू, रीजन नंबर 1 है प्रैक्टिकली, पहला रीजन लिख रहा हूं, किसकी वजह से वो इक्वल वोल्टेज को शेयर करते हैं, फिर इसको कैसे रेक्टिफाई करेंगे। आपकी कोशिश है इक्वल वोल्टेज शेयर कराना, तो पहले अनइक्वल वोल्टेज क्यों शेयर कर रहे हैं ये हम लोग समझ लें, फिर उसका रेक्टिफिकेशन देखेंगे। 1 बाय 1 करके मैं आपको सब चीज बताऊंगा, थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा। ठीक है, ड्यू टू द डिफरेंस इन द फॉरवर्ड blocking characteristic, due to difference in the forward blocking characteristic of series connected SCR, जो सीरीज कनेक्टेड एससीआर होंगे उनकी फॉरवर्ड ब्लॉकिंग का, फॉरवर्ड ब्लॉकिंग कैरेक्टरिस्टिक मैंने बताई थी, उसको बोलते थे वीआई कैरेक्टरिस्टिक। वीआई कैरेक्टरिस्टिक, आपके जितने भी एससीआर सीरीज में कनेक्ट होते हैं सारे के सारे एससीआर सेम रेटिंग होने के बावजूद उनकी वीआई कैरेक्टरिस्टिक में अंतर होगा, उस वजह से वो अनइक्वल वोल्टेज को शेयर करेंगे। वीआई कैरेक्टरिस्टिक, फॉरवर्ड ब्लॉकिंग कैरेक्टरिस्टिक, ड्यू टू डिफरेंस इन द फॉरवर्ड ब्लॉकिंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द सीरीज कनेक्टेड एससीआर, या फिर आप इसी चीज को बोल सकते हैं फॉरवर्ड ब्लॉकिंग कैरेक्टरिस्टिक जो मैंने बनाई थी, फॉरवर्ड ब्लॉकिंग दैट इज कॉल्ड वीआई कैरेक्टरिस्टिक। फॉरवर्ड ब्लॉकिंग कैरेक्टरिस्टिक को हम क्या बोलते हैं बेटा, दैट इज आल्सो नोन एज ए
फॉरवर्ड ब्लॉकिंग कैरेक्टरिस्टिक का मतलब है दैट इज कौन सी कैरेक्टरिस्टिक के बारे में बात करूं, वीआई कैरेक्टरिस्टिक। वीआई कैरेक्टरिस्टिक, और वीआई कैरेक्टरिस्टिक को हम बोलते हैं बेटा, दिस इज कॉल्ड स्टैटिक कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द एससीआर। स्टैटिक, स्टडी स्टेट पे बिहेवियर को बताती है, स्टडी स्टेट। और एक ट्रांजिएंट बिहेवियर, ट्रांजिएंट बिहेवियर क्या होता है, जिसको हम डायनेमिक रखते हैं। जब आपकी डिवाइस ऑफ स्टेट से ऑन स्टेट में जाएगी तो स्टेट को चेंज कर, डायनेमिकली सडन चेंज होगा, और ऑन स्टेट से ऑफ स्टेट में मतलब डिवाइस ऑफ हो रही है, ठीक है। एक मिनट, पता नहीं आज क्या दिक्कत आ रही, हाँ रुक जाते, एक मिनट एक मिनट। चलिए, अब मेरे ख्याल दिख रहा होगा आपको, ठीक है। चलो, वीआई कैरेक्टरिस्टिक में अंतर हो तो वीआई कैरेक्टरिस्टिक बोलते हैं स्टैटिक कैरेक्टर, दिस इज कॉल्ड स्टैटिक कैरेक्टरिस्टिक। तो जनरली स्टैटिक कैरेक्टरिस्टिक में अंतर होता है, जिसको हम वीआई कैरेक्टरिस्टिक बोलते हैं, या फिर आप बोल सकते हैं फॉरवर्ड। वीआई कैरेक्टरिस्टिक में फॉरवर्ड ब्लॉकिंग, ब्लॉकिंग के समय, ब्लॉकिंग मतलब फॉरवर्ड ब्लॉकिंग कैरेक्टरिस्टिक में सम अंतर होगा, दैट इज कॉल्ड स्टैटिक कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द एससीआर। एससीआर की स्टैटिक कैरेक्टरिस्टिक में अंतर होता है। फिर फॉरवर्ड ब्लॉकिंग, जो भी एससीआर सीरीज में कनेक्ट होंगे उनकी फॉरवर्ड ब्लॉकिंग कैरेक्टरिस्टिक में अंतर होगा, जिसकी वजह से आपके एससीआर जब सीरीज में कनेक्ट करेंगे तो अनइक्वल वोल्टेज को क्या करेंगे, शेयर करेंगे। अच्छा, इस फॉरवर्ड ब्लॉकिंग कैरेक्टरिस्टिक में जो अंतर होता है, तो जिसकी वजह से अनइक्वल वोल्टेज को शेयर करते हैं, तो स्टडी स्टेट में, स्टैटिक मतलब स्टडी स्टेट में अनइक्वल वोल्टेज को शेयर करेंगे। फॉरवर्ड ब्लॉकिंग कैरेक्टरिस्टिक में जब अंतर आएगा, तो बेटा इस प्रॉब्लम को हम कैसे रेक्टिफाई करेंगे, ठीक है। फॉरवर्ड ब्लॉकिंग कैरेक्टरिस्टिक में अंतर होने की वजह से आप देखेंगे कि उस समय जब फॉरवर्ड ब्लॉकिंग कैरेक्टरिस्टिक में अंतर होगा तो रजिस्टिव ऑफर करता है, तो रेजिस्टेंस लगा देते हैं, दैट इज कॉल्ड स्टैटिक इक्वलाइजिंग सर्किट यूज करते हैं। स्टडी स्टेट में जब आपके एससीआर अनइक्वल वोल्टेज को शेयर करेंगे, स्टडी स्टेट, स्टैटिक कैरेक्टरिस्टिक मतलब जब डिवाइस स्टडी स्टेट में आ जाती है तब वो अनइक्वल वोल्टेज को शेयर करती है, दैट इज कॉल्ड, जिसको हम बोलते हैं वीआई कैरेक्टरिस्टिक मेथड। उस समय अगर वोल्टेज को इक्वल करना है तो हम लोग स्टैटिक इक्वलाइजिंग सर्किट लिखते हैं, रेक्टिफिकेशन लिखें। टू रेक्टिफाई, अभी कैसे रेक्टिफाई करेंगे हम देखेंगे, मैं अभी आपको लिखा रहा हूं, देखिए। टू रेक्टिफाई वीआई, वीआई कैरेक्टरिस्टिक में अंतर होगा या फिर स्टैटिक कैरेक्टरिस्टिक। स्टैटिक कैरेक्टरिस्टिक मतलब स्टडी स्टेट में, स्टडी स्टेट में जब एससीआर, स्टडी स्टेट में जब आपके एससीआर ऑफ स्टेट में होते हैं तो वो अनइक्वल वोल्टेज को शेयर करते हैं। स्टडी स्टेट में वोल्टेज को इक्वल करने के लिए आप स्टैटिक इक्वलाइजिंग सर्किट यूज करते हैं। टू रेक्टिफाई, टू रेक्टिफाई, rectify the region number 1, we connect static equalizing circuit, static इक्वलाइजिंग सर्किट। अभी स्टैटिक इक्वलाइजिंग सर्किट क्या होता है अभी थोड़ी देर में देखेंगे, ठीक है। मतलब जब आपका एससीआर स्टडी स्टेट में होगा, स्टडी स्टेट ऑफ स्टेट में होगा, ठीक है, ब्लॉकिंग स्टेट में होगा, तब आपका जो एससीआर है वो अनइक्वल वोल्टेज को शेयर करेगा। और उस समय अगर वोल्टेज को आपको इक्वल करना है तो आपको स्टैटिक इक्वलाइजिंग सर्किट लगाना पड़ेगा। ये सर्किट आपका जब आपका एससीआर स्टडी स्टेट पे ऑफ स्टेट पे होगा तो वोल्टेज को इक्वल शेयर कराएगा, अनइक्वल वोल्टेज की जगह वो इक्वल वोल्टेज को शेयर करेंगे, ठीक है। To rectify this region, we connect a static equalizing circuit. Static equalizing circuit कुछ है तो एक रेजिस्टेंस लगा देते हैं हर एक एससीआर के साथ पैरेलल में। अभी देखेंगे क्या होता है। दूसरा रीजन है
ये तो रीजन नंबर 1 है। रीजन नंबर 1 कि जो भी आपके एससीआर सीरीज में कनेक्ट होंगे उनकी वीआई का, उनकी फॉरवर्ड ब्लॉकिंग कैरेक्टरिस्टिक या फिर वीआई कैरेक्टरिस्टिक में अंतर होगा, जिसको हम स्टैटिक कैरेक्टरिस्टिक बोलते हैं, जिसकी वजह से आपके सीरीज कनेक्टेड एससीआर अनइक्वल वोल्टेज को शेयर करेंगे। अनइक्वल, इस अनइक्वल वीआई कैरेक्टरिस्टिक में अंतर होने की वजह से जब अनइक्वल वोल्टेज शेयर करेंगे तो उस वोल्टेज को इक्वल करने के लिए स्टैटिक इक्वलाइजिंग सर्किट यूज करते हैं। दूसरा रीजन, एक और रीजन है, रीजन नंबर 2 अनइक्वल वोल्टेज शेयर करने का। अभी 1 बाय 1 करके मैं आपको दोनों रीजन समझाऊंगा। रीजन नंबर 2, सीरीज कनेक्टेड एससीआर के डायनेमिक कैरेक्टरिस्टिक में अंतर होता है। डायनेमिक कैरेक्टरिस्टिक का मतलब है जो कैरेक्टरिस्टिक चेंज होती है। कौन सी चेंज होती है? जब आपकी डिवाइस ऑफ स्टेट से ऑन स्टेट में जाएगी। जो मैंने आपको टर्न ऑन कैरेक्टरिस्टिक, हेलो, मैंने आपको 3 कैरेक्टरिस्टिक बनाई थी। एक टर्न ऑन कैरेक्टरिस्टिक बनाई थी, एक टर्न ऑफ कैरेक्टरिस्टिक। टर्न ऑफ कैरेक्टरिस्टिक को हम बोलते थे रिवर्स रिकवरी कैरेक्टरिस्टिक, ठीक है। टर्न ऑन कैरेक्टरिस्टिक मतलब जब डिवाइस आपकी ऑफ स्टेट से ऑन स्टेट में जा रही है, और रिवर्स रिकवरी या फिर टर्न ऑफ कैरेक्टरिस्टिक जब आपकी डिवाइस ऑन स्टेट से ऑन, इन दोनों कैरेक्टरिस्टिक बोलते हैं डायनेमिक कैरेक्टरिस्टिक। डायनेमिक कैरेक्टरिस्टिक मतलब जब डिवाइस अपनी स्टेट को चेंज कर रही होती है, दैट इज कॉल्ड डायनेमिक। और जो वीआई कैरेक्टरिस्टिक होती है वो स्टडी स्टेट की कैरेक्टरिस्टिक। जब आपकी डिवाइस स्टडी स्टेट ऑपरेशन में आ जाती है तब उसका बिहेवियर जो होता है दैट इज गिवन बाय द वीआई कैरेक्टरिस्टिक। वीआई कैरेक्टरिस्टिक बोलते हैं स्टैटिक कैरेक्टरिस्टिक या फिर स्टडी स्टेट वाली कैरेक्टरिस्टिक। जब आपकी डिवाइस किसी एक स्टेट में आ जाएगी तब उसका बिहेवियर, मतलब या तो डिवाइस ऑफ स्टेट में आ जाए या फिर ऑन स्टेट में चली जाए, तब उसका बिहेवियर कैसा होगा, दैट इज गिवन बाय द वीआई कैरेक्टरिस्टिक। लेकिन जब आपकी डिवाइस अपनी स्टेट को चेंज करती है ऑन स्टेट से ऑफ स्टेट या फिर ऑफ स्टेट से ऑन स्टेट, तब उसका जो बिहेवियर होता है दैट इज गिवन बाय द आपका डायनेमिक। तब वो जो कैरेक्टरिस्टिक का बिहेवियर, तब जो आपकी डिवाइस के बिहेवियर को बताने वाली जो कैरेक्टरिस्टिक होती है उनको बोलते हैं डायनेमिक कैरेक्टरिस्टिक, ठीक है। डायनेमिक कैरेक्टरिस्टिक का मतलब है टर्न ऑन एंड टर्न ऑफ कैरेक्टरिस्टिक। तो आप जो भी एससीआर होंगे, चाहे जितने भी आइडेंटिकल एससीआर लेके आई, उनकी टर्न ऑन कैरेक्टरिस्टिक में भी थोड़ा बहुत अंतर होगा और टर्न ऑफ कैरेक्टरिस्टिक में भी थोड़ा बहुत अंतर होगा। टर्न ऑन एंड टर्न ऑफ कैरेक्टरिस्टिक में अंतर क्यों होता है? क्योंकि आइडेंटिकल एससीआर में, चाहे जितने भी आइडेंटिकल एससीआर हो, जब आप उनको बनाएंगे, सेम रेटिंग एससीआर बनाएंगे, तो उनमें जो डोपिंग करते हैं, डोपिंग में थोड़ा बहुत तो अंतर आएगा। एग्जैक्ट मान लो एक में मैंने 5.2 इंटू 10 टू द पावर 23 एटम मिला है, तो दूसरे में हो सकता है कि 5.1 इंटू 10 टू द पावर 23 हो जाए। ये लगभग बराबर है, लेकिन कुछ ना कुछ तो अंतर है ना प्रैक्टिकली। तो अगर डोपिंग में थोड़ा बहुत भी अंतर हुआ, ठीक है, प्रैक्टिकल आइडियली एससीआर बनाएंगे तो जब आप डोपिंग करेंगे कुछ ना कुछ अंतर आएंगे। किसी में मान लो 50 एटम ज्यादा हो, किसी में 10 एटम ज्यादा हो, किसी में 4 एटम ज्यादा हो गए, तो थोड़ा बहुत बेटा डोपिंग में अंतर आएगा। डोपिंग में अंतर होने की वजह से डिप्लीशन लेयर जो बनेगी, डिप्लीशन लेयर में इन मोबाइल है तो कैपेसिटी इफेक्ट आता है, तो डिप्लीशन लेयर आपकी जो है अलग अलग बनेगी, थोड़ा बहुत अंतर होगा, जिसकी वजह से एक डिवाइस जल्दी ऑन हो जाएगी, एक डिवाइस बाद में ऑन होगी, एक डिवाइस जल्दी ऑफ हो जाएगी, एक डिवाइस बाद में ऑफ होगी, जिसकी वजह से टर्न ऑन एंड टर्न ऑफ होते समय भी वो अनइक्वल वोल्टेज को शेयर करेंगे। सीरीज कनेक्टेड एससीआर टर्न ऑन एंड टर्न ऑफ होते समय भी अनइक्वल वोल्टेज शेयर करेंगे। एक बार आप देखें, या तो एससीआर आपका फॉरवर्ड ब्लॉकिंग स्टेट में आ गया है तो उनकी वीआई कैरेक्टरिस्टिक में अंतर होगा, तब वो अनइक्वल वोल्टेज, या तो डिवाइस टर्न ऑन हो रही होगी या तो टर्न ऑफ हो रही होगी, तब भी वो अनइक्वल वोल्टेज को शेयर करेंगे। तो टर्न ऑन एंड टर्न ऑफ होते समय भी वो इक्वल वोल्टेज शेयर करें, और जब आपकी डिवाइस ब्लॉकिंग स्टेट में तब भी वो इक्वल वोल्टेज शेयर करें। दोनों प्रॉब्लम को हमें रेक्टिफाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं लिख रहा हूं रीजन नंबर 2, रीजन नंबर 2 लिखते जाएं। दूसरा रीजन है ड्यू टू डिफरेंस इन द due to difference in the dynamic characteristics, dynamic characteristics of series connected SCR। जो भी SCR सीरीज में कनेक्ट होंगे उनकी डायनेमिक कैरेक्टरिस्टिक में भी थोड़ा बहुत अंतर होगा। मतलब जब वो स्टेट को चेंज करेंगे, या तो टर्न ऑन हो रहे हो या फिर टर्न ऑफ, स्टेट में चेंज होगा,
तो भी आपके वो अनइक्वल वोल्टेज को शेयर करेंगे। कभी भी वो अनइक्वल वोल्टेज शेयर नहीं करने चाहिए, हमेशा इक्वल वोल्टेज शेयर होनी चाहिए, चाहे वो स्टेट को चेंज करे, चाहे आप किसी एक पर्टिकुलर स्टेट में आ जाए। डायनेमिक कैरेक्टरिस्टिक का मतलब होता है, डायनेमिक कैरेक्टरिस्टिक जो होती है दैट इज टर्न ऑन एंड टर्न ऑफ कैरेक्टरिस्टिक आपकी डायनेमिक कैरेक्टरिस्टिक होती है। टर्न ऑन कैरेक्टरिस्टिक एंड टर्न ऑफ कैरेक्टरिस्टिक, दोनों को हम डायनेमिक कैरेक्टरिस्टिक बोलते हैं। एंड टर्न ऑफ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द SCR। टर्न ऑन एंड टर्न ऑफ कैरेक्टरिस्टिक दोनों को हम बोलते हैं, ये आपकी कौन सी कैरेक्टरिस्टिक है, ये डायनेमिक कैरेक्टरिस्टिक है। इनमें भी अंतर होता है, दो सेम रेटिंग के SCR हो तो भी उनकी बेटा टर्न ऑन एंड टर्न ऑफ कैरेक्टरिस्टिक में थोड़ा बहुत अंतर होगा, और ये अंतर होता है डोपिंग की वजह से, जिसकी वजह से डिवाइस टर्न ऑन और टर्न ऑफ होते समय भी सीरीज कनेक्टेड SCR अनइक्वल वोल्टेज को क्या करते हैं, एक्सपीरियंस करते हैं। तो टर्न ऑन एंड टर्न ऑफ होते समय भी उनको इक्वल वोल्टेज शेयर करना है, इसके लिए हम जो है क्या करते हैं, डायनेमिक इक्वलाइजिंग सर्किट लगा। डायनेमिक इक्वलाइजिंग सर्किट टर्न ऑन एंड टर्न ऑफ होते समय जब अनइक्वल वोल्टेज को शेयर करेंगे उसको क्या करेगा, इक्वल करेगा, और जब आपकी डिवाइस ब्लॉकिंग स्टेट में आ जाएगी तब बेटा जो है स्टैटिक इक्वलाइजिंग सर्किट वोल्टेज को इक्वल करेगा। दो टाइप के सर्किट लगा रहा हूं, डायनेमिक इक्वलाइजिंग सर्किट और स्टैटिक इक्वलाइजिंग। स्टैटिक इक्वलाइजिंग सर्किट का मतलब है कि जब डिवाइस आपकी ऑफ स्टेट में आ गई है, जब आपकी डिवाइस ऑफ स्टेट में आ गई है तो VI कैरेक्टरिस्टिक में अंतर होगा, तब वो इक्वल वोल्टेज को शेयर करना चाहिए। आपकी डिवाइस ऑफ हो गई है उसके बाद सीरीज कनेक्टेड SCR इक्वल वोल्टेज को शेयर करने चाहिए, इसलिए आपको स्टैटिक इक्वलाइजिंग सर्किट लगाना है। लेकिन जब आपकी डिवाइस टर्न ऑन होगी और टर्न ऑफ होगी उस समय भी वो अनइक्वल वोल्टेज को शेयर करेगी। तो जब डिवाइस टर्न ऑन हो रही है या फिर टर्न ऑफ हो रही है तब जो है वोल्टेज को इक्वल करने के लिए आप जो है आप क्या करते हैं, डायनेमिक इक्वलाइजिंग सर्किट। डायनेमिक कैरेक्टरिस्टिक में अंतर होगा, मतलब टर्न ऑन एंड टर्न ऑफ होते समय अगर वोल्टेज को इक्वल करना है तो डायनेमिक इक्वलाइजिंग सर्किट पिक्चर में आएगा, और जब आपकी डिवाइस ब्लॉकिंग स्टेट में आ जाएगी तब वोल्टेज को इक्वल करने के लिए स्टैटिक इक्वलाइजिंग सर्किट। लिखिए, डायनेमिक कैरेक्टरिस्टिक में अंतर होने की वजह से, टर्न ऑन एंड टर्न ऑफ में अंतर होने की वजह से जब अनइक्वल वोल्टेज को शेयर करेंगे तब वोल्टेज को इक्वल करने के लिए हम लोग डायनेमिक इक्वलाइजिंग सर्किट। देखिए इसके नीचे टर्न ऑन एंड टर्न ऑफ कैरेक्टरिस्टिक में अंतर होने की वजह से जब सीरीज कनेक्टेड SCR अनइक्वल वोल्टेज को शेयर करेंगे तो टर्न ऑन एंड टर्न ऑफ होते समय इक्वल वोल्टेज शेयर करना चाहिए। तो लिख रहा हूं टू रेक्टिफाई रीजन नंबर 2 we use dynamic इक्वलाइजिंग सर्किट। ये क्या होता है अभी देखते हैं। ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछा जाता है, हाँ ट्रांजिएंट जैसा। डायनेमिक का मतलब है ट्रांजिएंट बिहेवियर, जब आपकी डिवाइस ट्रांजिट करती है, एक स्टेट से दूसरी स्टेट में जाती है, तब भी वो अनइक्वल वोल्टेज को एक्सपीरियंस करेगी। और अनइक्वल उस समय जब अनइक्वल वोल्टेज होगा तो उस समय वोल्टेज को इक्वल करने के लिए आप डायनेमिक इक्वलाइजिंग सर्किट कुछ नहीं होता, एक कैपेसिटर लगा देते हैं। स्टैटिक इक्वलाइजिंग सर्किट कुछ नहीं होता, एक रजिस्टर लगा देते हैं। अभी देखते हैं कैसे इक्वल होगा, घबराइए नहीं। पहले मैंने रीजन लिखे कि जब आपकी डिवाइस
स्टडी स्टेट में आ जाएगी, मतलब ब्लॉकिंग स्टेट में आ जाएगी, तब वो अनइक्वल वोल्टेज को एक्सपीरियंस करेगी। तब उस समय वोल्टेज को इक्वल करने के लिए आपको स्टैटिक इक्वलाइजिंग सर्किट लगाना है। जब आपकी डिवाइस टर्न ऑन होगी या फिर टर्न ऑफ होगी, तब भी वो अनइक्वल वोल्टेज को शेयर करेगी, क्योंकि उनके टर्न ऑन एंड टर्न ऑफ कैरेक्टरिस्टिक में भी थोड़ा आइडेंटिकल रेटिंग होने के बावजूद भी टर्न ऑन एंड टर्न ऑफ कैरेक्टरिस्टिक में अंतर होगा। जिस समय तो आपको उस समय वोल्टेज को इक्वल करने के लिए डायनेमिक इक्वलाइजिंग सर्किट को यूज करते हैं। ठीक है, अब मैं रीजन नंबर 1 बता रहा हूं, अब सुनिएगा। ठीक है, वीआई कैरेक्टरिस्टिक में अगर अंतर आएगा या फिर स्टैटिक कैरेक्टरिस्टिक में अंतर आएगा तो अनइक्वल वोल्टेज को शेयर करेंगे। मतलब जब डिवाइस ऑफ स्टेट में है तब वोल्टेज अनइक्वल वोल्टेज को शेयर करेंगे, सेम रेटिंग। उस समय वोल्टेज को इक्वल करने के लिए आप स्टैटिक इक्वलाइजिंग सर्किट यूज करते हैं। क्या होता है स्टैटिक इक्वलाइजिंग सर्किट? ठीक है, चलो इसके बारे में डिस्कस करते हैं। आ जाइए जरा, हो गया, चले आ जाइए, लिखना स्टार्ट करें। रीजन नंबर 1, रीजन नंबर 1 है, चूंकि जब एससीआर सीरीज में कनेक्ट होंगे, जब एससीआर आपके सीरीज में कनेक्ट होंगे तो उनकी दो आइडेंटिकल एससीआर की वीआई कैरेक्टरिस्टिक में अंतर होगा, जिसकी वजह से अनइक्वल वोल्टेज, जब मतलब जब आपकी डिवाइसेस ऑफ स्टेट में है, ऑफ स्टेट में, जब वो ब्लॉकिंग स्टेट में, ऑफ स्टेट में है, फॉरवर्ड ब्लॉकिंग स्टेट में है, तो उनकी वीआई कैरेक्टरिस्टिक में अंतर होगा, जिसकी वजह से वो अनइक्वल वोल्टेज को शेयर करेंगे। लिख रहा हूं रीजन नंबर 1, रीजन नंबर 1। फिर उसको रेक्टिफाई कैसे करते हैं? रीजन नंबर 1, रीजन नंबर 1, ड्यू टू डिफरेंस इन, ड्यू टू डिफरेंस in the forward blocking characteristic of series connected SCR, सीरीज कनेक्टेड एससीआर की फॉरवर्ड ब्लॉकिंग कैरेक्टरिस्टिक में अंतर होता है। फॉरवर्ड ब्लॉकिंग कैरेक्टरिस्टिक को बोलते हैं वीआई कैरेक्टरिस्टिक, दैट इज कॉल्ड वीआई कैरेक्टरिस्टिक में अंतर होगा। वीआई कैरेक्टरिस्टिक का मतलब इसको बोलते हैं स्टैटिक कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द एससीआर। स्टैटिक दो टाइप की कैरेक्टरिस्टिक होंगी। स्टैटिक मतलब स्टडी स्टेट में है, ऑफ स्टेट में है, दैट इज static characteristic of VI characteristic known as a, that is static characteristic of the SCR। सर नीचे कर दीजिए प्लीज भैया, जल्दी जल्दी लिखो। अब मैं आपको बता रहा हूं कि अगर एससीआर, दो आइडेंटिकल एससीआर जब सीरीज में कनेक्ट होंगे तो उनकी फॉरवर्ड ब्लॉकिंग कैरेक्टरिस्टिक में अंतर आएगा, जिसकी वजह से अनइक्वल वोल्टेज को वो क्या करेंगे, शेयर करेंगे। ब्लॉकिंग स्टेट में आ गई है डिवाइस, और जब ब्लॉकिंग स्टेट में आ जाएगी तो हमेशा दो आइडेंटिकल एससीआर की वीआई कैरेक्टरिस्टिक में थोड़ा सा अंतर होगा, जिसकी वजह से अनइक्वल वोल्टेज को शेयर करेगी। अब उस स्टडी ब्लॉकिंग स्टेट में, मतलब ऑफ स्टेट में, तो इक्वल वोल्टेज को शेयर कराना है। कैसे शेयर कराएंगे ये देखते हैं। वोल्टेज को इक्वल कैसे करेंगे जब आपकी डिवाइस फॉरवर्ड ब्लॉकिंग स्टेट में, मतलब ऑफ स्टेट में है। जनरली बोला जाता है जब एससीआर आपके ऑफ स्टेट में है, सीरीज कनेक्ट, आपके एससीआर सीरीज कनेक्शन में है, जब वो ऑफ फॉरवर्ड ब्लॉकिंग स्टेट में है, मतलब ऑफ स्टेट में है, तो उनकी वीआई कैरेक्टरिस्टिक में अंतर होगा। क्योंकि आपके डिवाइसेस सीरीज में कनेक्ट, सीरीज में जब ऑफ स्टेट में होंगे तो लीकेज करंट पास, स्टडी स्टेट में लीकेज करंट पास करेगा। तो सीरीज कनेक्टेड एससीआर जब ऑफ स्टेट में होंगे तो उनसे सेम लीकेज करंट पास करेगा। सेम लीकेज करंट में जब आप देखेंगे तो जो वोल्टेज को ब्लॉक करेंगे, वोल्टेज अलग अलग वोल्टेज, जब वोल्टेज अलग अलग होगा, करंट अलग, करंट सेम है, तो दैट इज लीकेज रेजिस्टेंस अलग होता है। लीकेज रेजिस्टेंस मल्टीप्लाइड बाय लीकेज करंट, दैट इज द वोल्टेज।
ठीक है। लीकेज रेजिस्टेंस अलग अलग होता है, जिसकी वजह से रजिस्टिव इफेक्ट ऑफर होता है स्टडी स्टेट में। मैं दिखा रहा हूं आपको, मैंने बताया था जैसे डायोड होता है, डायोड मान लीजिए ऑफ स्टेट में, डायोड जब ऑफ स्टेट में वेरी वेरी हाई रेजिस्टेंस ऑफर करता है। डिवाइस जब ऑन स्टेट में होती है प्रैक्टिकल डिवाइस, तो वेरी वेरी स्मॉल रेजिस्टेंस ऑफर करते हैं। डिवाइस ऑफ स्टेट में है तो दोनों आइडेंटिकल एससीआर होने के बावजूद जो है, आप देखेंगे कि जब एससीआर ब्लॉकिंग स्टेट में जाएंगे तो उनका लीकेज रेजिस्टेंस, मतलब ब्लॉकिंग स्टेट के समय जो रेजिस्टेंस होगा वो कैसा होगा, अलग अलग होगा। अगर रेजिस्टेंस अलग अलग होगा तो सेम करंट जब पास करेगा तो वोल्टेज भी वो क्या करेंगे, अलग अलग वोल्टेज शेयर करेंगे। जिस रजिस्टर के, जिस डिवाइस का लीकेज रेजिस्टेंस ज्यादा होगा वो ज्यादा वोल्टेज को शेयर करेंगे, जिस डिवाइस का लीकेज रेजिस्टेंस कम होगा वो कम वोल्टेज को ब्लॉक करेगा। ठीक है, दिखा रहा हूं मैं आपको, ध्यान से देखिएगा। चलिए अब इस स्टेटमेंट को मैं समझा रहा हूं, इस स्टेटमेंट को समझा रहा हूं। एससीआर आपके सीरीज में कनेक्ट है और सीरीज कनेक्टेड सेम रेटिंग, सर कोई मतलब नहीं, अब मैं आपको समझा रहा हूं, दोबारा नहीं लिखा रहा हूं। वहां मैंने आपको एग्जामिनेशन के लिए लिखा था कि अगर क्वेश्चन आए तो डायरेक्ट लिख सकते हैं, अब मैं उसको एक्सप्लेन कर रहा हूं। ठीक है, चलो तो अब देखेंगे, मैं समझाने के लिए दो एससीआर को मैं सीरीज में लगा रहा हूं। ठीक है, दो एससीआर को मैं सीरीज में लगा रहा हूं। दैट इज, पहला एससीआर है T1, सेम रेटिंग का एससीआर है बेटा, सेम रेटिंग का एससीआर, और ये दूसरा एससीआर है T2। दिस इज T1 एंड दिस इज T2, दिस इज T1 एंड दिस इज T2। दोनों एससीआर आपके ऑफ स्टेट में, ब्लॉकिंग स्टेट में। हेलो, किस स्टेट में है, ब्लॉकिंग स्टेट, ब्लॉकिंग कैरेक्टरिस्टिक में अंतर, ब्लॉकिंग स्टेट में है। दोनों एससीआर किस स्टेट में है, ऑफ स्टेट में है। दिस इज ऑफ स्टेट, मतलब स्विच ओपन है। प्रैक्टिकल डिवाइस जब आपकी ऑफ स्टेट, प्रैक्टिकल एससीआर जब ऑफ स्टेट में, तो कौन सा करंट पास करता है, लीकेज करंट, लीकेज करंट, या फिर इसको ब्लॉकिंग करंट बोलते हैं, जो कि वेरी वेरी स्मॉल होता है, जो कि माइनॉरिटी चार्ज कैरियर की वजह से फ्लो करता है। तो मैं मानता हूं क्योंकि दोनों एससीआर आपके ऑफ स्टेट में है तो इस समय से लीकेज करंट फ्लो कर रहा होगा, दैट इज आईबी, लीकेज करंट। क्योंकि एससीआर किसमें कनेक्ट है, सीरीज में कनेक्ट है, तो दोनों एससीआर से सेम लीकेज करंट या फिर सेम ब्लॉकिंग करंट फ्लो करेगा। दिस इज कॉल्ड ब्लॉकिंग करंट, दिस इज ब्लॉकिंग। जब आपकी डिवाइसेज, दिस इज द करंट ड्यूरिंग द ब्लॉकिंग स्टेट, जब आपकी डिवाइस ब्लॉकिंग स्टेट में तब उनसे जो करंट पास करेगा, दिस इज आईबी, सेम करंट पास करे, सेम आपका लीकेज करंट पास करे, दिस इज द current passing through the SCR during the blocking state. IB nothing but the current passing through the SCR in blocking state, during the blocking state. This is due to minority charge carrier. This current is due to minority charge carrier, or this is known as, or this is known as लीकेज करंट। जिसको मैं ब्लॉकिंग करंट बोल रहा हूं ये आपका लीकेज करंट ही है। ठीक है, आपकी डिवाइस ब्लॉकिंग स्टेट में, सीरीज में है, इसलिए सेम ब्लॉकिंग करंट फ्लो करेगा। अब आप देखेंगे मैंने सेम रेटिंग का एससीआर लिए, सेम रेटिंग का एससीआर जो होंगे उनकी वीआई कैरेक्टरिस्टिक में थोड़ा बहुत तो अंतर होगा, सेम रेटिंग होने के बावजूद वीआई कैरेक्टरिस्टिक में अंतर होगा, जिसकी वजह से जब उनसे सेम लीकेज करंट पास करेगा तो वो आपके अनइक्वल वोल्टेज को शेयर करेंगे। सेम रेटिंग के होने के बावजूद जब भी आपके आइडेंटिकल एससीआर ब्लॉकिंग स्टेट में जाएंगे तो उनका लीकेज रेजिस्टेंस, हेलो लीकेज करंट पास करा है, इस समय जो रेजिस्टेंस ऑफर करेंगे ब्लॉकिंग स्टेट में, सेम रेटिंग के एससीआर जब भी ब्लॉकिंग स्टेट में जाएंगे तो आपके अलग अलग रेजिस्टेंस ऑफर करेंगे। इसका रेजिस्टेंस अलग होगा, इसका रेजिस्टेंस हाई होंगे ब्लॉकिंग स्टेट में, मतलब मेगा ओम में होगा, लेकिन ये अलग होगा, ये अलग होगा।
जिसकी वजह से जब ये लीकेज करंट इस रजिस्टर से पास करेगा तो यहां पर वोल्टेज अलग आएगा, यहां पर वोल्टेज अलग आएगा। दोनों आपके दोनों अलग अलग क्या करने वाले हैं, लीकेज रेजिस्टेंस ऑफर करेंगे। ठीक है, मैं दिखा रहा हूं आपको ना, यहां मैं वीआई कैरेक्टरिस्टिक बना रहा हूं, उसके बगल में इतना लिख लीजिए, मैं बगल में कैरेक्टरिस्टिक बना रहा हूं। मैं केवल फॉरवर्ड ब्लॉकिंग कैरेक्टरिस्टिक बनाऊंगा। हेलो, फॉरवर्ड ब्लॉकिंग कैरेक्टरिस्टिक में अंतर होगा, वीआई कैरेक्टरिस्टिक में अंतर होगा, फॉरवर्ड में भी होगा, फॉरवर्ड कंडक्शन वाले में भी अंतर होगा। लेकिन हम ब्लॉकिंग स्टेट के बारे में बात करें, इसलिए फॉरवर्ड ब्लॉकिंग कंडक्शन मोड के ही कैरेक्टरिस्टिक बनाएंगे। चलो मैं कैरेक्टरिस्टिक बना रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। This is anode current, this is anode to cathode voltage। ठीक है, चलो फॉरवर्ड ब्लॉकिंग कैरेक्टरिस्टिक, पहले थायरिस्टर की कैरेक्टरिस्टिक बना रहा हूं ब्लैक कलर से। दिस इज द फॉरवर्ड ब्लॉकिंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द थायरिस्टर 1। ये पहले थायरिस्टर की फॉरवर्ड ब्लॉकिंग कैरेक्टरिस्टिक है, फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड के समय कैरेक्टरिस्टिक फॉर T1 थायरिस्टर, फॉर T1 थायरिस्टर, फॉर T1 थायरिस्टर। ठीक है, दूसरी दिस इज पहले थायरिस्टर का फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड की कैरेक्टरिस्टिक फॉर T1 थायरिस्टर। दूसरा थायरिस्टर है उसकी ग्रीन कलर से बना, T2 थायरिस्टर की कैरेक्टरिस्टिक ग्रीन कलर से बना। थोड़ा बहुत अंतर होगा, वीआई कैरेक्टरिस्टिक में थोड़ा सा अंतर होगा। जो दूसरा थायरिस्टर होगा उसकी फॉरवर्ड ब्लॉकिंग कैरेक्टरिस्टिक कुछ ऐसे आएगी, देयर इज स्लाइड चेंज, ऐसा दिखा है। दिस इज द, ये दूसरे एससीआर की T2 थायरिस्टर की, दिस इज द फर्स्ट मोड, पहली कैरेक्टरिस्टिक दैट इज फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड है, फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड है किस थायरिस्टर के, T2 थायरिस्टर। ठीक है, सेम रेटिंग के होने के बावजूद दोनों की फॉरवर्ड ब्लॉकिंग कैरेक्टरिस्टिक में क्या होगा, अंतर होगा। फॉरवर्ड ब्लॉकिंग दोनों की बेटा, दोनों थायरिस्टर की फॉरवर्ड ब्लॉकिंग कैरेक्टरिस्टिक में क्या होगा, अंतर होगा। स्टैटिक कैरेक्टरिस्टिक में अंतर होगा। जब आपकी डिवाइसेज ऑफ स्टेट में आ जाएंगी, ब्लॉकिंग स्टेट में है, तो उनकी वीआई कैरेक्टरिस्टिक में थोड़ा सा क्या होगा, अंतर होगा। इनकी वीआई करंट में अंतर है, दोनों से सेम लीकेज करंट, दोनों से सेम लीकेज करंट पास, सेम लीकेज करंट के लिए दोनों अलग अलग वोल्टेज शेयर करेंगे, अलग अलग वोल्टेज अपीयर होगा। ये बेटा डिवाइस के क्रॉस एनोड टू कैथोड वोल्टेज डिवाइस के वोल्टेज को डिपेंड करेगा, और ये बेटा डिवाइस के करंट को, दोनों डिवाइस से जो कि सीरीज में कनेक्ट है, सेम लीकेज करंट फ्लो कर, सेम लीकेज करंट, सेम लीकेज करंट के लिए आपके सेम रेटिंग के सीआर, सेम रेटिंग के सीआर हैं, सीरीज कनेक्शन में सेम लीकेज करंट के लिए वो अलग अलग वोल्टेज को शेयर करेंगे। बना रहा हूं ब्लू कलर से, ध्यान से देखते जाइएगा। सेम लीकेज करंट के लिए, दैट इज लीकेज करंट इज आईबी, सेम लीकेज करंट के लिए पहला वाला एससीआर इतना वोल्टेज शेयर करेगा। हेलो, ये देखिए, ये करंट है, इसके करस्पॉन्डिंग वोल्टेज ये है। इस करंट के लिए पहला वाला एससीआर इतना वोल्टेज शेयर करेगा, दूसरा वाला एससीआर इतना वोल्टेज शेयर करेगा। नाउ दिस इज नथिंग बट द सेम लीकेज करंट के लिए, दोनों एससीआर से सेम लीकेज करंट के लिए पहला वाला एससीआर इतना वोल्टेज शेयर करेगा और दूसरा वाला एससीआर इतना वोल्टेज शेयर करेगा। नाउ दूसरा वाला एससीआर के क्रॉस वोल्टेज V2 और पहले वाले एससीआर के क्रॉस वोल्टेज V1, और आपको दिख रहा होगा V1 की वैल्यू क्या है, V2 से बड़ी है। V1 की वैल्यू, पहला वाला जो एससीआर होगा वो ज्यादा वोल्टेज को शेयर करेगा, दूसरे वाले एससीआर के क्रॉस कम वोल्टेज अपीयर होगा, या फिर दूसरा एससीआर कम वोल्टेज। सेम लीकेज, जैसे दोनों एससीआर जो है सीरीज में कनेक्ट है तो दोनों से सेम लीकेज करंट पास करेगा। सेम लीकेज करंट के लिए चूंकि दोनों की फॉरवर्ड वीआई कैरेक्टरिस्टिक में अंतर होगा, जिसकी वजह से एक एससीआर ज्यादा वोल्टेज को शेयर करेगा, दूसरा एससीआर कम वोल्टेज को शेयर करेगा। ठीक है,
पहला वाला एससीआर कितने वोल्टेज को शेयर कर रहा है? V1। पहले वाले जो एससीआर है वो कितने वोल्टेज को शेयर कर रहा है? V1। और दूसरा वाला एससीआर कितने वोल्टेज को शेयर कर रहा है? V2। ठीक है, चलो अब जरा हम देखते हैं, चूंकि एससीआर ब्लॉकिंग स्टेट में एससीआर रेजिस्टेंस ऑफर करते हैं, कितना कितना रेजिस्टेंस ऑफर, कौन ज्यादा रेजिस्टेंस ऑफर करेगा, कौन कम रेजिस्टेंस। और बेटा इस रेजिस्टेंस को बोलूंगा, चूंकि लीकेज करंट पास कर रहा है इसलिए लीकेज रेजिस्टेंस बोलूंगा। ब्लॉकिंग स्टेट के रेजिस्टेंस को मैं लीकेज, कोई भी डिवाइस, दोनों डिवाइस ऑफ स्टेट के समय वेरी हाई रेजिस्टेंस ऑफर करेंगे। कौन ज्यादा रेजिस्टेंस ऑफर करेगा, कौन कम रेजिस्टेंस। और बेटा उस रेजिस्टेंस जब करंट पास करेगा तो वोल्टेज आ जाएगा, उस रेजिस्टेंस से जब करंट पास करेगा तो वोल्टेज आ जाएगा। ठीक है, रेजिस्टेंस दोनों के अलग अलग, क्योंकि वोल्टेज दोनों के अलग अलग है, करंट सेम है तो रेजिस्टेंस दोनों के अलग अलग आएंगे। मैं निकाल रहा हूं बेटा, ध्यान से देखिए। नाउ यू कैन बी टेक इट हियर। हेलो, दूसरा वाला जो एससीआर है वो कितना रेजिस्टेंस ऑफर कर रहा होगा? दैट इज कॉल्ड लीकेज रेजिस्टेंस ऑफ T2 थायरिस्टर। हेलो, T2 थायरिस्टर के क्रॉस वोल्टेज कितना है? हेलो, T2 थायरिस्टर जब ब्लॉकिंग स्टेट में है कितना वोल्टेज शेयर कर रहा है? V2। कितना करंट पास का? IB। तो रेजिस्टेंस का वोल्टेज डिवाइडेड बाय करंट, दैट इज R2। T2 थायरिस्टर के रेजिस्टेंस को मैं R2 से प्रेजेंट कर रहा हूं, दैट इज नथिंग बट द V2 वोल्टेज है, और कितना करंट पास का? IB। दिस इज कॉल्ड लीकेज रेजिस्टेंस, लीकेज रेजिस्टेंस ऑफ T2 थायरिस्टर। और बेटा T1 थायरिस्टर का लीकेज करंट कितना होगा? R1, जो कि होगा कितना वोल्टेज है? V1 डिवाइडेड, ब्लॉकिंग स्टेट में वोल्टेज है V1 एंड दैट इज करंट इज IB। दिस इज कॉल्ड लीकेज रेजिस्टेंस ऑफ T1 थायरिस्टर। और यहां से आपको दिख रहा होगा, हेलो, V1 की वैल्यू ज्यादा है V2 से, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, तो जिसका वोल्टेज ज्यादा होगा उसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा। तो बेटा यहां से आपको दिख रहा होगा, पहले थायरिस्टर का जो लीकेज करंट है वो आपका दूसरे थायरिस्टर के लीकेज रेजिस्टेंस से ज्यादा। दिस इज द रिलेशन, R1 की वैल्यू R2 से ज्यादा होगी। और बेटा जिस रजिस्टर का रेजिस्टेंस ज्यादा, लीकेज रेजिस्टेंस ज्यादा होगा वो ज्यादा वोल्टेज। हेलो, करंट दोनों में सेम है, करंट मल्टीप्लाइड बाय रेजिस्टेंस दैट इज वोल्टेज। जिसका लीकेज रेजिस्टेंस ज्यादा होगा वो ज्यादा वोल्टेज को शेयर करेगा, जिसका लीकेज रेजिस्टेंस कम होगा वो कम वोल्टेज को शेयर करेगा। यहां से देखो, हेलो हेलो, यहां पर ध्यान से देखिए, जो T1 थायरिस्टर है वो कितना लीकेज रेजिस्टेंस ऑफर कर रहा है? T1 थायरिस्टर के लीकेज रेजिस्टेंस को मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं R1 से। किससे रिप्रेजेंट कर रहा हूं? R1 से। और बेटा T2 थायरिस्टर के लीकेज रेजिस्टेंस को मैं किससे R2 से। R1 की बेटा वैल्यू क्या है? ज्यादा है, R2 की वैल्यू क्या है? कम है। ठीक है, ऑफ स्टेट में है ये करंट, ये लीकेज करंट जब इस लीकेज रेजिस्टेंस से मल्टीप्लाई करेगा तो वोल्टेज आएगा, दैट इज V1। क्योंकि R1 की वैल्यू R2 से क्या है? ज्यादा है, करंट दोनों में क्या है? सेम है, तो जिसका लीकेज रेजिस्टेंस ज्यादा होगा वो ज्यादा वोल्टेज को शेयर करेगा, जिसका लीकेज रेजिस्टेंस कम होगा वो कम वोल्टेज को। तो बोला जाता है कि जब भी सीरीज कनेक्टेड एससीआर होते हैं, सीरीज कनेक्टेड एससीआर जो होते हैं, तो जब वो ब्लॉकिंग स्टेट में जाते हैं, सीरीज कनेक्टेड एससीआर जब ब्लॉकिंग स्टेट में जाते हैं तो वो अलग अलग लीकेज रेजिस्टेंस ऑफर करते हैं। अलग अलग लीकेज रेजिस्टेंस की वजह से वो वोल्टेज को भी अलग अलग शेयर करेंगे। जिस थायरिस्टर का लीकेज रेजिस्टेंस ज्यादा होगा वो ज्यादा वोल्टेज को शेयर करेगा, और जिस थायरिस्टर का लीकेज रेजिस्टेंस कम होगा वो कम वोल्टेज को शेयर करेगा, ड्यू टू द डिफरेंस इन द लीकेज रेजिस्टेंस। लीकेज रेजिस्टेंस में अंतर क्यों आया? क्योंकि उनकी VI कैरेक्टरिस्टिक में अंतर होगा। हेलो, VI कैरेक्टरिस्टिक में अंतर होगा तो वोल्टेज अलग होगा, दैट इज दोनों अलग अलग वोल्टेज को शेयर करेंगे। वोल्टेज अलग अलग है तो दोनों का लीकेज रेजिस्टेंस भी अलग होगा। सेम रेटिंग के सीआर, सेम रेटिंग के सीआर, दोनों सेम रेटिंग के सीआर है, दोनों सेम रेटिंग के सीआर का लीकेज रेजिस्टेंस अलग अलग होगा। जब भी वो ब्लॉकिंग स्टेट में जाएंगे तो उनका लीकेज रेजिस्टेंस अलग अलग होगा। लीकेज रेजिस्टेंस अलग अलग होगा जिसकी वजह से वो अलग अलग वोल्टेज को क्या करते हैं? शेयर। जिसका लीकेज रेजिस्टेंस ज्यादा होगा वो ज्यादा वोल्टेज को शेयर करेगा, और जिसका लीकेज रेजिस्टेंस कम होगा वो कम वोल्टेज को शेयर करेगा। लिखिए, यहां पर आप ये लिख सकते हैं, जिसका लीकेज रेजिस्टेंस ज्यादा है, जिस थायरिस्टर का लीकेज रेजिस्टेंस ज्यादा होगा वो ज्यादा वोल्टेज को शेयर करेगा, और जिसका लीकेज रेजिस्टेंस कम होगा वो कम वोल्टेज को शेयर करेगा। ठीक है, मैं लिख रहा हूं, इसके बाद लिखो,
इस चीज को लिख लीजिए पहले। ये स्टैटिक कैरेक्टरिस्टिक में अंतर है। स्टैटिक मतलब जब डिवाइस ऑफ स्टेट में है तो अलग अलग वोल्टेज को शेयर कर रहे हैं, जब वो ऑफ स्टेट में होते तो लीकेज रेजिस्टेंस अलग अलग होता है। और ये जनरली क्या है, वो किस में होगा बेटा, ऑफ स्टेट में है तो जो लीकेज रेजिस्टेंस मेगा ओम में होगा। किस में होगा ये, मेगा ओम में। हो गया, लिख देता हूं। सीरीज कनेक्टेड एससीआर सेम रेटिंग के एससीआर हैं, जब आप उनको सेम रेटिंग के एससीआर जब सीरीज में कनेक्ट होते हैं तो उनके किस में अंतर होता है, वीआई कैरेक्टरिस्टिक बोलिए या फिर लीकेज रेजिस्टेंस में अंतर होता है। हेलो, वीआई कैरेक्टरिस्टिक से आप लीकेज रेजिस्टेंस निकालेंगे, लीकेज रेजिस्टेंस में अंतर है। अगर बेटा दो, ये बताओ दोनों की अगर वीआई कैरेक्टरिस्टिक सेम होती है, अगर मान लो दोनों एक ही जगह पे होती तो बेटा दोनों का वोल्टेज सेम होता, दोनों का वोल्टेज सेम होता तो लीकेज रेजिस्टेंस सेम होता। तो वीआई कैरेक्टरिस्टिक में अंतर होता है, वीआई कैरेक्टरिस्टिक में अंतर होता है तो दोनों के लीकेज रेजिस्टेंस, जब दोनों डिवाइस सेम रेटिंग की डिवाइस जब आपकी जो है क्या होंगी, ब्लॉकिंग स्टेट में जाएंगी तो अलग अलग लीकेज रेजिस्टेंस ऑफर करेंगे। क्योंकि रेजिस्टेंस अलग अलग होगा, जब सेम करंट पास करेगा तो वोल्टेज भी अलग अलग शेयर करेंगे। ठीक है, देख रहा हूं बेटा, सीरीज कनेक्टेड एससीआर जब ब्लॉकिंग स्टेट में जाएंगी तो उनका लीकेज रेजिस्टेंस या फिर वीआई कैरेक्टरिस्टिक में अंतर होगा, जिसकी वजह से वो अलग अलग वोल्टेज को शेयर, जिस डिवाइस का लीकेज रेजिस्टेंस ज्यादा होगा वो ज्यादा वोल्टेज को शेयर करेगा और जिसका लीकेज रेजिस्टेंस कम होगा वो कम वोल्टेज को शेयर करेगा। तो सेम चीज है, वीआई कैरेक्टरिस्टिक में लिखता मैं लीकेज रेजिस्टेंस के टर्म में, बात सेम ही है, सेम ही चीज लिख रहा हूं, अंतर नहीं हुए। ठीक है, लिख रहा हूं सीरीज कनेक्टेड डिवाइसेज, सीरीज कनेक्टेड एससीआर जब ब्लॉकिंग स्टेट में जाते हैं, जब ब्लॉकिंग स्टेट में जाते हैं तो वो अलग अलग, वो अलग अलग लीकेज रेजिस्टेंस ऑफर करते हैं। सेम लीकेज रेजिस्टेंस ऑफर नहीं करते, सेम रेटिंग होने के बावजूद चूंकि वीआई कैरेक्टरिस्टिक अंतर होगा, लीकेज रेजिस्टेंस अलग होगा, लीकेज रेजिस्टेंस अलग अलग लीकेज रेजिस्टेंस ऑफर करते हैं, इसलिए वो अलग अलग वोल्टेज भी शेयर करते हैं, इसलिए वो अलग अलग वोल्टेज भी शेयर करते हैं। नेक्स्ट वन लिखेंगे, जिस एसटीआर का लीकेज रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, जिस एससीआर का लीकेज रेजिस्टेंस ज्यादा होगा वो ज्यादा वोल्टेज शेयर करेगा, वो ज्यादा वोल्टेज शेयर करेगा और जिस एससीआर का लीकेज रेजिस्टेंस कम होगा
वह कम वोल्टेज को शेयर करेगा। करेक्ट, ठीक है। चलो अब इसको रेक्टिफाई करते हैं। जब आपकी डिवाइस ब्लॉकिंग स्टेट में होती है तो लीकेज रेजिस्टेंस अलग अलग होते हैं डिवाइसेस। जब भी डिवाइस सीरीज कनेक्टेड डिवाइस जब ब्लॉकिंग स्टेट में जाएंगे तो उनके लीकेज रेजिस्टेंस अलग अलग होंगे। रेजिस्टेंस अगर अलग अलग हुए तो वोल्टेज भी अलग अलग होगा। मुझे रेजिस्टेंस को इक्वल करना है, ध्यान से देखिएगा मैं कैसे इक्वल करूंगा। देखिए, जब आपकी डिवाइस ऑफ स्टेट में होंगी तो उनके लीकेज रेजिस्टेंस वीआई कैरेक्टरिस्टिक में अंतर होने का मतलब लीकेज रेजिस्टेंस में अंतर आएगा। लीकेज रेजिस्टेंस को, हेलो ये बताओ, अगर मैं दोनों के रेजिस्टेंस बराबर करूं तो क्या, अगर दोनों का रेजिस्टेंस सेम है सीरीज में तो सेम करंट पास के तो वोल्टेज भी सेम ना आ जाएगा, बिल्कुल सेम आ जाएगा। तो मैं क्या करने वाला हूं, इस प्रॉब्लम को लीकेज रेजिस्टेंस में अंतर होना, आइडेंटिकल एससीआर के लीकेज रेजिस्टेंस, जब आपके आइडेंटिकल एससीआर सेम रेटिंग के एससीआर जब आपके ब्लॉकिंग स्टेट में जाएंगे तो उनका लीकेज रेजिस्टेंस अलग अलग हो। मुझे रेजिस्टेंस को सेम करने के लिए रजिस्टर ही लगाना पड़ेगा, तो दैट इज कॉल्ड स्टैटिक इक्वलाइजिंग सर्किट। लिखो जरा। अब ये जो प्रॉब्लम है, जब आपकी डिवाइस ब्लॉकिंग स्टेट में जाएंगे मतलब ब्लॉकिंग स्टेट में डिवाइस है, ब्लॉकिंग स्टेट में है तो उनके लीकेज रेजिस्टेंस अलग अलग है। मुझे रेजिस्टेंस इक्वल करते हैं, देखो कैसे इक्वल करते हैं। ठीक है, टू रेक्टिफाई स्टैटिक इक्वलाइजिंग सर्किट लगाते। अब एक स्टैटिक इक्वलाइजिंग सर्किट कुछ नहीं होता, हर एक थायरिस्टर के क्रॉस एक रजिस्टर लगा देते हैं। लिखो, टू रेक्टिफाई, अगर वीआई कैरेक्टरिस्टिक में अंतर है तो हेलो एससीआर की, तो जब एससीआर सीरीज में कनेक्ट होते हैं तो उनकी वीआई कैरेक्टरिस्टिक में अंतर होता है, जिसको हम स्टैटिक कैरेक्टरिस्टिक में भी अंतर बोलते हैं, जिसकी वजह से वो अलग अलग लीकेज रेजिस्टेंस ऑफर करते हैं ब्लॉकिंग स्टेट में। तो मुझे लीकेज रेजिस्टेंस को इक्वल करना है, रेजिस्टेंस ऑफर कर रहे हैं रेजिस्टेंस, तो रजिस्टर लगाना पड़ेगा। लिख रहा हूं, टू रेक्टिफाई, टू रेक्टिफाई टू रेक्टिफाई टू रेक्टिफाई रीजन नंबर 1, अगर वीआई कैरेक्टरिस्टिक में अंतर है, रेजिस्टेंस और रजिस्टर में डिफरेंस, बिल्कुल रेजिस्टेंस प्रॉपर्टी होती है रजिस्टर की, रजिस्टर रेजिस्टेंस ऑफर करता है। ठीक है, टू रेक्टिफाई मतलब अगर स्टैटिक वीआई कैरेक्टरिस्टिक में अंतर, स्टडी स्टेट में जब आपकी डिवाइस के क्रॉस, हेलो जब डिवाइस स्टडी स्टेट ऑफ स्टेट में है तब वो अलग अलग वोल्टेज को क्या करेगी, शेयर करेगी। तब वोल्टेज को इक्वल करने के लिए जो सर्किट यूज करते हैं दैट इज कॉल्ड स्टैटिक। स्टैटिक कैरेक्टरिस्टिक में अंतर है, स्टैटिक कैरेक्टरिस्टिक, स्टैटिक मतलब डिवाइस ऑफ स्टेट में है तब अंतर है। तो टू रेक्टिफाई मतलब स्टैटिक कैरेक्टरिस्टिक में अंतर है, तो स्टैटिक कैरेक्टरिस्टिक में अंतर मतलब जब स्टडी स्टेट में आ गई है, ऑफ हो गई है, तब जो है अलग अलग जो है क्या होगा, वोल्टेज शेयर करेंगे, तब वोल्टेज को इक्वल करेंगे। टू रेक्टिफाई द रीजन नंबर 1, रीजन नंबर 1 we use static इक्वलाइजिंग सर्किट। अब स्टैटिक इक्वलाइजिंग सर्किट क्या होता है, ध्यान से देखिएगा। यहां पर देखिए, ये मेरे एससीआर है, हेलो ये मेरे एससीआर हैं, ये मेरा लोड लगा हुआ है और ये मेरा सप्लाई वोल्टेज, दिस इज द सप्लाई वोल्टेज Vs। ठीक है, थायरिस्टर मेरे किसी स्टेट में है, ऑफ स्टेट में है।
किसी स्टेट में है, ऑफ स्टेट में। किसी स्टेट में बेटा, ऑफ स्टेट में। जब डिवाइस मेरी ऑफ स्टेट में होगी तो क्या ऑफर करेंगे, क्या ऑफर करेगा बेटा, दैट इज ए लीकेज रेजिस्टेंस ऑफर। ये इस समय कौन से रेजिस्टेंस को ऑफर करेंगे, लीकेज। लेकिन लीकेज रेजिस्टेंस कैसे होंगे बेटा, अलग अलग होंगे, जिसकी वजह से इक्वल वोल्टेज, वोल्टेज को इक्वल करना होगा, ठीक है, वोल्टेज को मुझे इक्वल करना है। वोल्टेज को इक्वल करने के लिए ध्यान से देखिए, वोल्टेज को इक्वल करने के लिए क्योंकि रेजिस्टेंस ऑफर कर रहा है, रेजिस्टेंस को मुझे इक्वल करना है, तो आप क्या करते हैं, पैरेलल में, अच्छा ये बताइए T1 थायरिस्टर है, ऑफ स्टेट में है, ये कितने वोल्टेज को शेयर कर रहा है, V1, और ये कितने वोल्टेज को शेयर कर रहा है, V2। ये कितना लीकेज रेजिस्टेंस ऑफर कर रहा है, R1, और ये कितना ऑफर कर रहा है, R2। रेजिस्टेंस को इक्वल करने के लिए, और ये बेटा मेगा ओम में है, लिखना नहीं, यहां देखो पहले, हेलो लिखो ना तुम लोग, तुरंत लिखने लगते हो, ये मेगा ओम में है, ये मेगा ओम में, ये दिक्कत है। क्योंकि जब आपकी डिवाइसेज ऑफ स्टेट में जाएगी तो उनके लीकेज रेजिस्टेंस में अंतर है। रेजिस्टेंस को इक्वल करना है, रेजिस्टेंस को इक्वल करने के लिए आप क्या करते हैं, हर एक थायरिस्टर के क्रॉस आप एक रजिस्टर लगा देते हैं। ध्यान से सुनो, रजिस्टर लगा दिया, ध्यान सुनो, रजिस्टर लगा दिया, ये यहां पर ये R1 रजिस्टर के पैरेलल में रजिस्टर लगा दिया, तो इसका इक्विवेलेंट क्या आना चाहिए, सेम आना चाहिए। यहाँ R2 रजिस्टर के पैरेलल में रजिस्टर, इन दोनों का इक्विवेलेंट भी सेम आना चाहिए। तो अगर मैं दोनों का इक्विवेलेंट अगर सेम कर दूं, अगर दोनों का इक्विवेलेंट, इसका और इसका इक्विवेलेंट सेम रेजिस्टेंस को ऑफर करेगा, सेम रेजिस्टेंस, तो बेटा करंट भी दोनों सेम पास करेगा, दोनों के क्रॉस वोल्टेज क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा, ठीक है। तो आप क्या करते हैं कि ये बताओ, पैरेलल में जो रेजिस्टेंस होता है, पैरेलल में रेजिस्टेंस, दो रजिस्टर अगर पैरेलल में हैं तो उनका जो इक्विवेलेंट होगा, तो जो रजिस्टर कम होगा इक्विवेलेंट भी उसी के आसपास आएगा। ध्यान से देखना जरा मैं बोल रहा हूं, अगर मेरे पास दो रजिस्टर आपके क्या है, पैरेलल में लगे हैं, दो रजिस्टर अगर मेरे पैरेलल में लगे हैं, एक बहुत बड़ा रेजिस्टेंस है, ध्यान से सुनिए, एक मेरा बहुत बड़ा रेजिस्टेंस है, दोनों में 1000 का अंतर कर लेते हैं, एक मेरा बहुत बड़ा रजिस्टर और एक मेरा छोटा रजिस्टर है, इन दोनों का पैरेलल कॉम्बिनेशन बताओ बेटा, इन दोनों का पैरेलल कॉम्बिनेशन एक सिंगल रजिस्टर होगा। ध्यान से सुनो, बोर्ड पे देखो जरा, दैट इज इन दोनों का पैरेलल कॉम्बिनेशन 1 पैरेलल टू 1000 होगा। जरा वैल्यू बताओ कितनी आएगी, 1 इंटू 1000 डिवाइडेड बाई 1000, एक। जब आप इसको निकालेंगे तो ये लगभग 1 के आसपास आएगा। ध्यान से देखिए, जब आप इसको निकालेंगे 1000 डिवाइडेड बाई 1001, ये लगभग आएगा 0.999, ये लगभग 1 के बराबर आएगा। ये लगभग कितना आएगा, 1 आएगा। कितना आएगा, 1। तो आप देखेंगे अगर मुझे रेजिस्टेंस को इक्वल करना है, हेलो ये देखो, जब ऑफ स्टेट में है तो अलग अलग रेजिस्टेंस ऑफर कर रहे हैं, लीकेज रेजिस्टेंस दोनों के अलग अलग है। मैं इन रेजिस्टेंस को इक्वल करना चाहता हूं तो पैरेलल में क्या करिए, रेजिस्टेंस लगा दीजिए, और पैरेलल में क्या करिए, ये मेगा ओम में है, ये किलो ओम में है, इसके मुकाबले ये छोटा रेजिस्टेंस, तो इन दोनों का पैरेलल कॉम्बिनेशन लगभग बराबर आ जाएगा। इन दोनों का पैरेलल कॉम्बिनेशन लगभग, अगर दोनों के रेजिस्टेंस सेम हो गए, सेम करंट है, तो आपका वोल्टेज भी क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। ध्यान से देखिए, जो मैं बोल रहा हूं उसको ध्यान से देखिए, नहीं तो समझ नहीं पाओगे जिंदगी में। क्या कर दिया मैंने बोला, क्योंकि बेटा जब भी आपकी डिवाइस ऑफ स्टेट में है, हेलो जब डिवाइस ऑफ स्टेट में है, स्टैटिक कंडीशन पे है, ऑफ स्टेट में है, तो अलग अलग रेजिस्टेंस ऑफर कर रही हैं। अगर दोनों के लीकेज रेजिस्टेंस अलग अलग हो तो वोल्टेज भी अलग अलग हो। अगर मैं दोनों के रेजिस्टेंस इक्वल कर लूं, तो ध्यान से देखिए, ये मेगा ओम में है R1, ये मेगा ओम में R2। अगर मुझे रेजिस्टेंस को इक्वल करना है तो मैं दोनों थायरिस्टर के क्रॉस पैरेलल में रेजिस्टेंस लगाने वाला हूं। पहले थायरिस्टर के क्रॉस मैंने R1 दैट इज R ओम का रेजिस्टर लगाया, बनाना नहीं अभी, हेलो। दूसरे थायरिस्टर के क्रॉस भी मैंने R ओम का रेजिस्टर, R किलो ओम, हेलो। अब देखो, ये वाला रजिस्टर आप इसको मान सकते हैं 1 ओम है, और ये मेगा ओम में है, ओम में, इन दोनों का पैरेलल कॉम्बिनेशन लगभग, पैरेलल में जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होता है वो छोटे वाले के आसपास आता है। जब मैं R और R1 का पैरेलल कॉम्बिनेशन निकालूंगा तो क्या बचेगा, R बचेगा। R और R2 का पैरेलल कॉम्बिनेशन निकालूंगा, ये भी R बचेगा। दोनों का पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या हो गया, सेम। दोनों अगर सेम रेजिस्टेंस ऑफर करने लगे, सेम करंट पास करेगा, तो क्या आपका जो है वोल्टेज इक्वल नहीं हो जाएगा, बिल्कुल। वोल्टेज कैसा हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। या फिर आप इसको ऐसे बोल सकते हैं, देखो जब आपका डिवाइस ऑफ स्टेट में है तो करंट ऐसे फ्लो करेगा, करंट ऐसे आएगा,
ये रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा है, तो यहाँ तो बहुत निगलेक्टेड करंट, मतलब ऑफ स्टेट में यहाँ करंट नहीं जाएगा, करंट कैसे पास करेगा, आर आर से होता हुआ पास करेगा, इससे होता हुआ ऐसे पास कर जाएगा। और आप देखेंगे दोनों के रेजिस्टेंस क्या है, सेम है, तो दोनों के क्रॉस वोल्टेज भी क्या आएगा, सेम आएगा। ठीक है, चलो मैं बना रहा हूं, ध्यान से देखो। अब जो मैंने लिखा है, अब उस चीज को समझने की कोशिश करिएगा। हेलो, अब बना रहा हूं मैं, बोर्ड पे देखिएगा। नाउ ये मेरे पास T1 थायरिस्टर है, ये T1 थायरिस्टर है, ये मेरा T2 थायरिस्टर है। ठीक है, T2 थायरिस्टर है। ठीक है, ये मेरा लोड लगा हुआ है, ये VS है, सप्लाई वोल्टेज, ये लोड है। जब आपकी डिवाइसेस ऑफ स्टेट में होंगी, जब आपकी डिवाइसेस किस स्टेट में, ऑफ स्टेट में है, ऑफ स्टेट में दोनों की VI करैक्टरिस्टिक में अंतर होगा, तो दोनों अलग अलग लीकेज रेजिस्टेंस ऑफर करें। दिस इज R1, दिस इज R2, ये मेगा ओम में होगा, ये भी आपका मेगा ओम में होगा। अगर मुझे दोनों डिवाइसेस के क्रॉस वोल्टेज को इक्वल करना है, तो रेजिस्टेंस इक्वल करने पड़ेंगे। मुझे R1 और R2 को इक्वल करने के लिए मैं दोनों थायरिस्टर के क्रॉस एक सफिशिएंट वैल्यू का रेजिस्टेंस लगाऊंगा। ठीक है, सफिशिएंट वैल्यू का रेजिस्टेंस लगाऊंगा, और वो रजिस्टर R और R1 का पैरेलल कॉम्बिनेशन R1 R के बराबर होगा, और बेटा R और R2 का पैरेलल कॉम्बिनेशन आपके R के बराबर होगा। तो दोनों का इक्विवेलेंट सेम आना चाहिए, क्योंकि रेजिस्टेंस ऑफर कर रहा है, रेजिस्टेंस को इक्वल करने के लिए रेजिस्टेंस लगाते हैं। और कहां पर रेजिस्टेंस लगा, पैरेलल में रेजिस्टेंस लगा रहे हैं, और पैरेलल में लगभग इक्वल वैल्यू का रेजिस्टेंस लगाते हैं। अलग वैसे लगाना तो अलग 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 रेजिस्टेंस है, तो इक्विवेलेंट इक्वल आने के लिए अलग अलग, लेकिन प्रैक्टिकल में अलग अलग रेजिस्टेंस लगाना बहुत डिफिकल्ट है, तो हम एक सुटेबल इक्वल वैल्यू का रेजिस्टेंस लगाते हैं। ठीक है, ध्यान सुनिएगा। स्टैटिक इक्वलाइजिंग सर्किट को रेड कलर से, दिस इज द स्टैटिक इक्वलाइजिंग सर्किट। जब आपकी डिवाइस ऑफ स्टेट में, स्टडी स्टेट में है, तब आपके दोनों डिवाइसेस के क्रॉस इक्वल वोल्टेज के लिए मुझे रेजिस्टेंस इक्वल करने हैं। रेजिस्टेंस को इक्वल करने के लिए हर एक थायरिस्टर के क्रॉस आप एक सफिशिएंट वैल्यू का रेजिस्टेंस लगा देते हैं। हेलो, कितनी वैल्यू का रेजिस्टेंस लगाया, R किलो ओम, किलो ओम में होता है ये रेजिस्टेंस, ये भी किसमें होगा, किलो ओम में होगा। दिस इज किलो ओम। ध्यान से देखिए, दिस इज कॉल्ड स्टैटिक इक्वलाइजिंग सर्किट। हेलो, this is a static equalizing circuit, this is called static equalizing circuit। ठीक है, जरा ध्यान से देखें, ये R और R1 का इक्विवेलेंट पैरेलल मिलेंगे, पैरेलल में जब इनका इक्विवेलेंट निकालूंगा, तो इन दोनों में सबसे छोटा रेजिस्टेंस होगा, इनका इक्विवेलेंट R ओम आएगा। हेलो हेलो, यहां देखो, इन दोनों का इक्विवेलेंट कितना आएगा, ये मेगा ओम में है, ये किलो ओम में है। अभी मैंने देखा था 1 और 1000 का इक्विवेलेंट कितना था, 1 आया था, तो इन दोनों का इक्विवेलेंट कितना आएगा, R ओम आएगा। R और R2 का इक्विवेलेंट कितना आएगा, R आएगा। क्या दोनों के रेजिस्टेंस बराबर हो गए, क्या बराबर हो गए, तो बेटा दोनों के क्रॉस वोल्टेज भी क्या हो जाएगा, सेम। करंट कैसे पास करेंगे, मैं दिखा देता हूं कैसे वोल्टेज, ध्यान से देखो। हेलो, बोर्ड पे देखो इधर, करंट कैसे पास करेगा इस समय, करंट सप्लाई से निकलेगा। ध्यान से देखिए, करंट सप्लाई से निकलेगा, करंट सप्लाई से निकलेगा, चूंकि थायरिस्टर आपके ऑफ स्टेट में है, लीकेज करंट मतलब निगलेक्टेड करंट। हेलो, थायरिस्टर आपके किस स्टेट में, ऑफ स्टेट, मतलब ये ओपन सर्किट है, ओपन सर्किट है, ये ओपन सर्किट है, तो करंट कैसे पास करेगा इस समय, करंट आप कैसे पास कर जाएगा, हेलो, करंट आपका कैसे पास करेगा, आर से होता हुआ ऐसे पास करेगा, क्योंकि दोनों
डिवाइसेज के अक्रॉस आपने इक्वल रजिस्टर लगाया, हेलो, दोनों डिवाइसेज के अक्रॉस इक्वल रजिस्टर लगाया है, तो दोनों डिवाइस के अक्रॉस वोल्टेज भी क्या होगा, सेम। दोनों डिवाइस के क्रॉस वोल्टेज भी क्या होगा, सेम। दिस इज Vs/2, दिस इज Vs/2। हेलो, वोल्टेज बिल्कुल सेम हो जाएगा। और बेटा पैरेलल में तो इसके क्रॉस भी Vs/2 आएगा, इसके क्रॉस भी कितना आएगा, Vs/2। कोई दिक्कत है क्या ब्रजेश? ठीक है, रजिस्टर दोनों, हेलो, टोटल सप्लाई वोल्टेज है Vs, दोनों रजिस्टर सेम है तो बराबर बराबर वोल्टेज डिवाइड हो जाएगा। ऑफ स्टेट में है, ओपन सर्किट है, तो करंट ऐसे पास करेगा, करंट ऐसे पास करेगा, तो यहां भी दोनों सीरीज में रजिस्टर लगे हैं, सेम वोल्टेज, तो दोनों के क्रॉस बराबर बराबर, टोटल का आधा था, Vs/2 Vs/2। या फिर इसको ऐसे समझ सकते हैं, इन दोनों का इक्विवेलेंट आपका क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा, इन दोनों का इक्विवेलेंट आर हो जाएगा, दोनों के रजिस्टर सेम कर दिए, दोनों से सेम लीकेज करंट पास करेगा, तो दोनों के क्रॉस बराबर बराबर, टोटल का आधा आधा वोल्टेज आ जाए। क्लियर है ना? लेकिन ऐसा कब होगा, जब आपकी डिवाइस किस कंडीशन में, ऑफ स्टेट में, तब ये वाला सर्किट आपका पिक्चर में आएगा। अब जो है स्टैटिक इक्वलाइजिंग सर्किट में जो रजिस्टर लगाते हैं, वोल्टेज को इक्वल करने के लिए जो रजिस्टर लगाए हैं मैंने, R किलो ओम का, इसकी वैल्यू कितनी होती है, उसकी वैल्यू निकालने का फार्मूला होता है। मैं फार्मूला लिख रहा हूं, लिखिए। ये चीज एग्जामिनेशन में पूछी जाती है, इन स्टैटिक इक्वलाइजिंग सर्किट ऐसे नहीं लगा देते हैं, आर की वैल्यू निकालनी पड़ती है, और कितनी वैल्यू लगाते हैं इक्वल करने के लिए वो मैं बता रहा हूं, <<1 <. in static equalizing circuit, the suitable value of R is given by the formula, अगर SCR के क्रॉस वोल्टेज इक्वल करना है स्टडी स्टेट में, वोल्टेज इक्वल करना है स्टडी स्टेट में, तो कितनी सुटेबल वैल्यू का रेजिस्टेंस लगाना पड़ेगा। द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस इज गिवन एज R इज इक्वल टू होता है N इंटू VBM माइनस VS डिवाइडेड बाई N-1 इंटू डेल्टा IB, where this is the value of R. This is the value of R. Where इस फार्मूले में n क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, n रिप्रेजेंट कर रहा है नंबर ऑफ सीरीज कनेक्टेड SCR। हेलो, नंबर ऑफ सीरीज कनेक्टेड SCR इज नथिंग बट गिवन बाय द n। इस फार्मूले में n रिप्रेजेंट करेगा, वेयर n रिप्रेजेंट कर रहा है नंबर ऑफ सीरीज कनेक्टेड SCR। ठीक है, VS, हेलो, VBM क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, लिख रहा हूं, VBM N-1, अच्छा N-1 डेल्टा IB लिखा है, मैं बता रहा हूं कि कौन सी क्या चीज है। N-1 डेल्टा IB लिखा है। VBM क्या है, मैक्सिमम ब्लॉकिंग वोल्टेज। ध्यान से सुनिए, हेलो, इन सीरीज कनेक्टेड SCR में से सबसे ज्यादा जो SCR वोल्टेज ब्लॉक करेगा उस वोल्टेज को लिखना है। जैसे मान लो आप देखेंगे, ये जो SCR मैंने सीरीज में रहती है, ये V1 वोल्टेज ब्लॉक कर रहा था, ये V2 वोल्टेज ब्लॉक कर रहा था। V1 और V2 में कौन सा वोल्टेज बड़ा था, दैट इज V1 बड़ा था। तो जितने भी SCR सीरीज में कनेक्ट है, इन सीरीज कनेक्टेड SCR के पास अलग अलग वोल्टेज आएगा, और ये जो अलग अलग वोल्टेज ब्लॉक करेंगे उनमें सबसे ज्यादा जो मैक्सिमम ब्लॉकिंग वोल्टेज होगा उसको लिखना है। ठीक है, जैसे मान लो 3 SCR लिखे, एक SCR V1 वोल्टेज ब्लॉक कर रहा है, दूसरा V2 और तीसरा V3, V1 सबसे बड़ा है तो सबसे ज्यादा ब्लॉकिंग वोल्टेज लिखना है। VBM क्या होगा, ये जो सीरीज कनेक्टेड SCR है उनमें से सबसे ज्यादा कौन सा SCR वोल्टेज ब्लॉक कर रहा था, कौन सा SCR सबसे ज्यादा वोल्टेज शेयर कर रहा था, दैट वोल्टेज इज VBM।
VBM इज नथिंग बट द मैक्सिमम, देखो VBM क्या है, मैक्सिमम ब्लॉकिंग वोल्टेज, मतलब जितने भी SCR मैंने सीरीज में लगाए हैं उन सीरीज कनेक्टेड SCR में से सब SCR कुछ ना कुछ वोल्टेज ब्लॉक कर रहे थे, पहले अनइक्वल वोल्टेज ब्लॉक कर रहे थे, उन अनइक्वल वोल्टेज में सबसे ज्यादा जो वोल्टेज SCR ब्लॉक कर रहा था उस वोल्टेज को लिखना है, दैट इज ये दिया होगा आपके क्वेश्चन में, VBM इज नथिंग बट द मैक्सिमम ब्लॉकिंग वोल्टेज, मैक्सिमम ब्लॉकिंग वोल्टेज। VS, हेलो, VS क्या है बेटा इस फॉर्म में, VS क्या है, ये सप्लाई वोल्टेज, देखो VS इज नथिंग बट द सप्लाई वोल्टेज, जो आपने सप्लाई लगा रखी है, VS इज नथिंग बट द सप्लाई वोल्टेज, सप्लाई वोल्टेज। नाउ N तो मैंने बता दिया, नंबर ऑफ सीरीज कनेक्टेड SCR, डेल्टा IB, डेल्टा IB, डेल्टा IB क्या होगा, ध्यान सुनिए, डेल्टा IB क्या है, दिस इज द डिफरेंस इन, हेलो, डिफरेंस इन ब्लॉकिंग करंट, डिफरेंस इन ब्लॉकिंग करंट या फिर डिफरेंस इन लीकेज करंट। हेलो, जो सीरीज कनेक्टेड SCR है उन SCR के बीच में कितना लीकेज करंट में डिफरेंस है, ध्यान से देखिए। हेलो, ये मैंने कैरेक्टरिस्टिक बनाई थी। हेलो, पहला SCR जब आपका ब्लॉकिंग स्टेट में था तो ये लीकेज करंट फ्लो कर रहा था, दूसरा SCR ब्लॉकिंग, ये लीकेज करंट, ब्लॉकिंग स्टेट में लीकेज करंट फ्लो कर रहा है, इन दोनों के बीच में जो लीकेज करंट का डिफरेंस है, SCR के बीच में, दोनों SCR के बीच में कितना लीकेज करंट में डिफरेंस है, मान लो 3 SCR होंगे तो मैक्सिमम लीकेज करंट और मिनिमम लीकेज करंट का डिफरेंस, दैट इज डेल्टा IB, डेल्टा IB क्या बोल सकते हैं, मैक्सिमम और मिनिमम लीकेज करंट का अंतर, डिफरेंस इन द लीकेज करंट। हेलो, तो ये देखो आपकी कैरेक्टरिस्टिक मैंने बनाई थी, इस कैरेक्टरिस्टिक में ये पहला वाला SCR था, पहले वाले SCR से ये वाला लीकेज करंट फ्लो कर रहा था, दूसरे वाले SCR से ये वाले लीकेज, दोनों के बीच में ये डिफरेंस था, लीकेज करंट में डिफरेंस, लीकेज करंट में डिफरेंस, दिस इज नथिंग बट इन दोनों के लीकेज करंट में अंतर, दिस डिफरेंस इज कॉल्ड डेल्टा IB, डेल्टा IB नथिंग बट द डिफरेंस इन लीकेज करंट, या फिर मैक्सिमम लीकेज करंट माइनस मिनिमम, दिस इज मैक्सिमम, ये मैक्सिमम वैल्यू लीकेज करंट, ये मिनिमम, ठीक है। मान लो 3 SCR होते तो तीनों में से एक से मैक्सिमम लीकेज करंट हो पता, एक से मिनिमम, उनके बीच का डिफरेंस, दैट इज कॉल्ड मैक्सिमम माइनस मिनिमम, ठीक है, लिख रहा हूं। डेल्टा IB क्या है, डेल्टा IB है डिफरेंस difference in the leakage current, that is nothing but the IB max, maximum leakage current minus मिनिमम लीकेज करंट। सारी चीजें आपको दी होंगी एग्जामिनेशन में, आप इस फार्मूले को लगा के सुटेबल वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं। स्टैटिक इक्वलाइजिंग सर्किट में कितना रेजिस्टेंस लगाएं कि दोनों डिवाइसेज के क्रॉस वोल्टेज क्या हो, इक्वल वोल्टेज अपीयर हो। क्लियर है, किसी को कोई डाउट हो? सुमित क्लियर है? चलो नेक्स्ट हम लोग दूसरा पढ़ेंगे जब आपकी डिवाइस ऑन या फिर ऑफ स्टेट में आती है उसके बाद, ठीक है। तो बेटा आज आपकी मशीन की क्लास नहीं ले पाऊंगा, आज मेरे घर में थोड़ा सा फंक्शन है, मैंने आपको बताया था कि मेरे भाई की शादी है जो है, ठीक है, तो नीचे थोड़ा फंक्शन है, मेहमान लोग आ गए हैं, कल से मैं आपका स्टार्ट कर दूंगा इंडक्शन मशीन, ठीक है। कल मैं आपकी मॉर्निंग में क्लास लूंगा, ठीक है, बाकी आपकी जो क्लास है रीजनिंग और EDC की वो क्लास आपकी प्रॉपर चलेंगी, ठीक है। आज के लिए इतना रखते हैं, थैंक यू वेरी मच एंड स्टे कनेक्टेड विद एंजॉय। 18 तारीख की शादी है बेटा, 18 तारीख की, तो मैं 18, 19 या 20 तक, थोड़ा 21 तक छुट्टी पे रहूंगा, उसके बाद मैं आपकी क्लास ले पाऊंगा जो है, ठीक है। पार्टी कब देंगे? पार्टी ले लेंगे जब तुम लोग का सिलेक्शन हो जाए। हाँ बिल्कुल कर देंगे, फीस वापस कर देंगे सिलेक्शन होने में, परेशान नहीं। चलो थैंक यू वेरी मच।